हेलो गाइस, वेलकम टू आरपी एकेडमी। तो हम लोगों ने बैंकिंग अवेयरनेस का यहाँ पर ऑलरेडी एक पार्ट कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग यहाँ पर सेकंड पार्ट करने वाले हैं। तो बेसिकली यहाँ पर ना हम 15 से 30 नवंबर के करंट अफेयर्स करेंगे। 15 नवंबर तक हम लोग आई थिंक 2 वीडियोस के अंदर कवर कर चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास के साथ में। एंड दीज न्यूज आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपका फेज 1 आता है सेबी का भी, और इवन अलॉन्ग विद दैट आपका नबार्ड का भी। ऑल्सो अगर आप कोई बैंकिंग एग्जाम्स दे रहे हैं तो उसके लिए भी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एचडीएफसी बैंक जो है इंडिया का मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड बन चुका है। एचडीएफसी बैंक रिक्लेम करे नंबर 1 पोजीशन और यहाँ पर रिगेन करे अपनी रैंक एज इंडिया मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड इन 2025 कंटार ब्रांड्स ब्रांडली इंडिया रैंकिंग। और ब्रांड वैल्यू जो है वो अभी $44.9 बिलियन की है। इसको यहाँ पर हम टीसीएस से थोड़ा सा आगे लेकर आ चुके हैं। लॉन्ग टर्म ब्रांड ग्रोथ की बात कर ले तो फर्स्ट ब्रांडजी इंडिया रिपोर्ट 2014 में आई थी और ब्रांड वैल्यू जो है तब से अब तक 377% बढ़ चुकी है। और ये जो ग्रोथ हमें देखने के लिए मिल रही है ये ब्रांड की जो स्ट्रॉन्ग ब्रांड इक्विटी है, इक्विटी मीनिंग उसके शेयर्स जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, कस्टमर का ट्रस्ट अच्छा आ रहा है, प्रोडक्ट इनोवेशन है। इवन यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि जो एचडीएफसी बैंक है ना वो आपको टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में भी मिल जाते हैं, जो कि नॉर्मली प्राइवेट बैंक आपको बहुत ज्यादा नहीं मिलेंगे। एचडीएफसी बैंक जो है इसकी टॉप रैंक टीसीएस की वजह से खो गई थी। बेसिकली पहले ये टॉप रैंक भी था, अब नहीं था। अब दोबारा से वापस आ गया है, रिगोइन कर लिया अपनी पोजीशन। कस्टमर फोकस कैंपेन्स लेकर आए हैं जैसे कि विजिल एंटी, जिसमें ये विजिल एंटी फॉर फ्रॉड अवेयरनेस इनोवेशन लेकर आए हैं। 30 मिनट का डिजिटल ऑटो लोन्स लेकर आए हैं। एक्सपेंशन डिजिटल बैंकिंग में और ब्रांडिंग इनिशिएटिव। अदर टॉप ब्रांड्स कौन कौन से हैं? टीसीएस है $44.23 बिलियन की वैल्यूएशन के साथ में, और इसका याद रखना 44.9 है। ओके, तो यहाँ पर 44.90 हमारे एचडीएफसी का हो गया। एयरटेल का 41.07 है, इन्फोसिस का 25.54 बिलियन, आईसीआईसीआई बैंक का $20.63 बिलियन है। ओवरऑल ब्रांड लैंडस्केप की बात करें तो कंबाइंड ब्रांड वैल्यू जो है इंडिया के टॉप 100 ब्रांड्स की ये $523.5 बिलियन पहुंच चुकी है। 18 न्यू एंट्रेंट्स हैं जिनमें की एक मेजर डेब्यू हुआ है अल्ट्राटेक सीमेंट का, जो कि डायरेक्टली 7th प्लेस पर आया। वैल्यूएशन $14.5 बिलियन की है। जोमेटो फास्टेस्ट ग्रोइंग ब्रांड है और यहाँ पर सेकंड कॉन्जिक्यूटिव ईयर के लिए 10 रैंक्स यहाँ पर जंप कर 21st पोजीशन पर आ चुका है। और ब्रांड की जो वैल्यू है वो इंक्रीज हुई है 69% से, अब ये यहाँ पर $6 बिलियन पर है। ट्राई ने मैंडेट किया है अडॉप्शन 1600 नंबर सीरीज का बीएफएसआई सेक्टर में। तो ऑब्जेक्टिव क्या है यहाँ पर? ट्राई इशू कर रही है एक मैंडेटरी डायरेक्टिव फॉर एंटिटीज इन द बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज इंश्योरेंस सेक्टर टू शिफ्ट टू द 1600 कॉलिंग सीरीज। पर्पस क्या है यहाँ पर? तो इंक्रीज करेंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन को, फ्रॉड्स को कम करेंगे, स्पैम को, स्पूफिंग को। इजी आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए जेन्युइन कम्युनिकेशन की। बैकग्राउंड की बात कर लेते हैं 1600 सीरीज में। तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने अलोकेट किया है 1600 सीरीज एक्सक्लूसिवली बीएफएसआई सेक्टर के लिए और गवर्नमेंट एंटिटीज के लिए। करेंट अडॉप्शन स्टेटस 485 एंटिटीज हैं जिन्होंने सीरीज को ऑलरेडी अडॉप्ट कर लिया है। 2800 डेडिकेटेड नंबर्स अभी यूज में हैं और बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि नॉर्मल 10 डिजिट नंबर्स के ऊपर रिलाय कर रहे होते हैं। सेबी रेगुलेटेड एंटिटीज के लिए कुछ डेडलाइंस हैं। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम एज वेल, तो ये आपको याद रखना है। म्यूचुअल फंड्स और एसेट मैनेजमेंट कंपनीज जो हैं ये इसको अडॉप्ट कर लेंगे 15 फरवरी 2026 तक। क्वालिफाइड स्टॉक ब्रोकर्स इसको यहाँ पर कंप्लीट करेंगे अडॉप्शन को 15 मार्च 2026 तक। जितनी भी बाकी सेबी रजिस्टर्ड इंटरमीडिएरीज हैं इनके लिए वॉलंटरी अडॉप्शन रहेगा आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ देयर रजिस्ट्रेशन। आरबीआई के लिए कमर्शियल बैंक्स को बोला गया डेडलाइन 1 जनवरी 2026। जितने भी लार्ज एनबीएफसीज हैं जहां पर एसेट साइज इनका 5000 करोड़ से ज्यादा का है, पेमेंट बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए डेडलाइन 1 महीने ज्यादा 1 फरवरी तक है। रिमेनिंग एनबीएफसी कोऑपरेटिव बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स और स्मॉलर रेगुलेटेड एंटिटीज के लिए ये 1 मार्च 2026 है। पीएफआरडी के लिए, सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसीज के लिए डेडलाइन यहाँ पर और पेंशन फंड मैनेजर्स के लिए 15 फरवरी 2026 है। यूपीआई को लिंक किया जाएगा विद यूरोपियन इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम टिप्स के साथ में। तो यहाँ पर पर्पस क्या है लिंकेज का? आरबीआई काम कर रहा है ताकि इंडिया के यूपीआई इंटरफेस को इंटरनेशनल फास्ट पेमेंट सिस्टम्स के साथ में कनेक्ट करे। और G20 गोल जो है हमारा कि हमें रेमिटेंस कॉस्ट्स को रिड्यूस करना है
स्पीड और ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाना है क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स के लिए, हम उसके साथ भी ये अलाइन कर रहे हैं। कोलैबोरेशन की बात कर लेते हैं यूरोपियन सेंट्रल बैंक के साथ में, तो आरबीआई और एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड जो है ये अभी यहाँ पर डिस्कशन होल्ड कर रहे हैं यूरोपियन सेंट्रल बैंक के साथ में कि किस तरीके से इंटीग्रेट किया जाएगा यूपीआई को टारगेट इंस्टेंट पेमेंट सेटलमेंट के साथ में। अब आपके क्वेश्चन कैसा आ सकता है अगर फेज 1 है तो टारगेट इंस्टेंट पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज एंड दे वर डिस्कसिंग अबाउट इंटीग्रेटिंग इट विद यूपीआई और समथिंग इस तरह का आ जाएगा एंड देन दे विल बी आस्किंग इट ये कहाँ से आपका बिलोंग करता है या फिर किस सेंट्रल बैंक से है, ठीक है। तो यहाँ पर यूरोपियन सेंट्रल बैंक की बात हो रही है, आरबीआई और एनपीसीआई इंटरनेशनल जो है ये मिलकर यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं यूपीआई के साथ में। आरबीआई और यूरोपियन सेंट्रल बैंक्स ने अग्री किया है कि वो रियलाइजेशन फेज जो है वो अपना इंटरलिंकिंग के लिए यहाँ पर बिगिन कर रहे हैं और बेनिफिट्स क्या रहेंगे। सबसे पहले तो रियल टाइम क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स इंडिया और यूरो एरिया कंट्रीज के बीच में फास्टर, चीपर और मोर एफिशिएंट रेमिटेंसेस के थ्रू हो पाएंगी। टेक्निकल इंटीग्रेशन, आरबीआई और एनआईपीएल जो है वो यहाँ पर ईसीबी के साथ काम कर जो भी रिक्वायर्ड टेक्निकल फ्रेमवर्क है प्रोवाइड करेंगे, ऑपरेशनल गाइडलाइंस को फाइनलाइज करेंगे और सेटलमेंट करेंगे, सेटलमेंट स्ट्रक्चर्स को लेकर आएंगे। सेटलमेंट क्या होता है, जो पैसे वगैरह आपको यहाँ पर ट्रांसफर करने हैं, किसी के बिल्स हैं, तो वो पूरा का पूरा काम जब कंप्लीट हो जाता है उसे कहेंगे हम सेटलमेंट। अब आरबीआई एक्सपेंड कर रहा है अलर्ट लिस्ट। अब ये सेटलमेंट स्ट्रक्चर क्यों इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि हमारे टाइम जोन्स डिफरेंट हैं, ओके। आरबीआई एक्सपेंड कर रहा है अलर्ट लिस्ट अनऑथराइज्ड फॉरेक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स की, तो यहाँ पर 7 न्यू एंटिटीज को ऐड किया गया है जो कि यहाँ पर अनऑथराइज्ड फॉरेक्स ट्रेडिंग वेबसाइट्स हैं, स्टारनेट, क्रैपप्लेस, मिरॉक्स, फ्यूजन मार्केट्स, ट्राइब, एनएक्सटी मार्केट्स, नॉट एफएक्स। ध्यान रखना कुछ चीजों का ना अगर आप लोग फॉरेक्स वगैरह में डील करते हैं। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। टोटल काउंट यहाँ पर जो है 95 अनऑथराइज्ड प्लेटफॉर्म्स हैं। नेचर क्या है वायलेशन की, तो ये ऑथराइज नहीं है कि फेमा के अंडर ये फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन्स को ऑफर करें, ऑपरेट करें इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स को, और कुछ यहाँ पर जो है क्या प्रमोट या ट्रेन करते हैं यूजर्स को इलीगल फॉरेक्स ट्रेडिंग में। पर्पस क्या है, कस्टमर्स को वार्न करना, अनरेगुलेटेड फॉरेक्स प्लेटफॉर्म को वो अवॉइड करें, हाई लेवरेज ट्रेडिंग को यहाँ पर अवॉइड करने के लिए, और फ्रॉडलेंट स्कीम्स को। ट्रेडिंग यहाँ पर बोली जा रही है कि केवल आरबीआई ऑथराइज्ड एंटिटीज के थ्रू ही आपको करनी है। आरबीआई ने पेनल्टीज इंपोज की है किसके ऊपर, ग्लोमोर फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड और 3 कोऑपरेटिव बैंक्स के ऊपर। तो यहाँ पर कितने रुपीस की है, ये पहले क्वेश्चन आ जाता था, अभी उतना नहीं आता है। तो बीच में ना क्या हुआ, आरबीआई ने पेनल्टीज लगाना शुरू किया था, इतना ज्यादा हैवी पेनल्टीज पहले नहीं लगाता था, फिर बाद में बहुत ज्यादा हैवी पेनल्टीज लगानी शुरू की, तो ये शो करने लगे। अब लार्जेस्ट पेनल्टी 4 लाख रुपए की लगी है ग्लोमोर के ऊपर, जो कि ओडिशा बेस्ड कंपनी है। एंड इसके अलावा यहाँ पर रीजन क्या रहा, तो सबसे पहले तो डायरेक्टर को अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, साथ में वायलेट करा इन्होंने रूल सेक्शन 58G1B रेड विद सेक्शन 58B5AA ऑफ द आरबीआई एक्ट। अब ग्लोमोर के बारे में बात करें तो एक एनबीएफसी बेस्ड गंजम ओडिशा में है, ये माइक्रो क्रेडिट प्रोवाइड करती है ताकि फाइनेंशियल इंक्लूजन को इम्प्रूव करे रूरल सेमी अर्बन रीजन्स में। आरबीआई ने अब लोन्स अलाउ करे हैं, पहले जैसे गोल्ड ज्वेलरी के अगेंस्ट होते थे, अब सिल्वर ज्वेलरी और कॉइन्स के अगेंस्ट भी लोन मिल रहे हैं। नाउ अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस तरह की चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, स्पेशली अगर आप एक बैंकिंग एग्जाम या एक आरबीआई का एग्जाम दे रहे हो। तो आरबीआई ने इशू करा है लैंडिंग अगेंस्ट गोल्ड एंड सिल्वर कोलैटरल डायरेक्शन। कोलैटरल होता है जो आप यहाँ पर गिरवी रखते हो, मॉर्गेज के लिए रखते हो सामान, तो कोलैटरल यहाँ पर रहता है, ठीक है। अब फॉर द फर्स्ट टाइम लोन्स जो है वो सिल्वर ज्वेलरी, सिल्वर कॉइन्स के अगेंस्ट भी लिए जा सकते हैं। एलिजिबल लेंडर्स में कमर्शियल बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, रीजनल रूरल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक्स, एनबीएफसीज, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज आते हैं। कोलैटरल के ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, जो लोन दिया जाएगा वो बुलियंस के अगेंस्ट नहीं दिया जा सकता, गोल्ड या सिल्वर अगर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स हैं आपके तो उसमें नहीं दिया जा सकता, म्यूचुअल फंड्स बैक्ड बाय गोल्ड और सिल्वर नहीं दिया जा सकता, एसेट जहां पर ओनरशिप डाउटफुल है, मीनिंग आपके पास प्रॉपर रिसिप्ट्स वगैरह होनी चाहिए। अगेन दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ये एलटीवी तो ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर मैक्सिमम एलिजिबल कोलैटरल क्वांटिटी क्या रहेगी, गोल्ड ऑर्नामेंट्स 1 किलो तक, सिल्वर ऑर्नामेंट्स 10 किलो तक, गोल्ड कॉइन्स 50 ग्राम तक, सिल्वर कॉइन्स 500 ग्राम तक।
बुलेट रीपेमेंट होती है कि आप यहाँ पर अगर बुलेट रीपेमेंट कर रहे हो, मीनिंग की प्रिंसिपल और इंटरेस्ट एक साथ जब लोन टेन्योर खत्म होगा तब आप करते हो, तो ये केवल मैक्सिमम 12 महीने के लिए, तो 1 साल के बाद में आप पूरा का पूरा लोन जो है वो वापस करोगे। लोन टू वैल्यू रेशियो क्या रहता है, 2.5 लाख तक 85%, मीनिंग अगर आप यहाँ पर 85% तक का वैल्यू आप ना लोन के थ्रू दे सकते हैं, 80% 2.5 से 5 लाख और 5 लाख से ऊपर 75%। वैल्यूएशन यहाँ पर किस तरह से, गोल्ड जो आपकी गोल्ड या सिल्वर ज्वेलरी है उसकी वैल्यूएशन कैसी होगी, तो IBGA प्राइसेस को या तो हम यूज करेंगे या तो सेबी रेगुलेटेड एक्सचेंजेस से जो प्राइसेस हमें मिल रहे हैं। बोरोअर की प्रेजेंस मैंडेटरी है टेस्टिंग, वेइंग और वैल्यूएशन के टाइम में, और बोरोअर की लोकल या प्रीफर्ड लैंग्वेज में उसे सारी बातें बताई जाएंगी, कम्युनिकेशन जितनी भी हो रही है। स्टोर कहाँ किया जाएगा इस कोलैटरल को, रिटर्न कब किया जाएगा, तो यहाँ पर स्टोर करेंगे सिक्योर वे में। रीपेमेंट के बाद में कोलैटरल को 7 दिन के अंदर अंदर 7 वर्किंग डेज के अंदर अंदर यहाँ पर रिटर्न करना है, और अगर नहीं किया तो 5,000 रुपीज पर डे के अकॉर्डिंग कॉम्पनसेशन पे करना पड़ेगा कस्टमर को। ऑक्शन रूल्स क्या है डिफॉल्ट के लिए, तो मिनिमम रिजर्व प्राइस 90% ऑफ द कोलैटरल वैल्यू है। अगर कोलैटरल यहाँ पर अनक्लेम्ड रहता है 2 साल के लिए, तो लेंडर्स अब एक्टिवली यहाँ पर सर्च करेंगे फॉर बोरोवर्स एंड लीगल आयर्स। आगे इतना समझ में, चलिए आगे बढ़ते हैं। इन्फीबीम एवेन्यूज एंड पे यू रिसीव कर रहे हैं आरबीआई अप्रूवल एज पेमेंट एग्रीगेटर फिजिकल, तो न्यू ऑथराइजेशन मिला है, आरबीआई ने ऑथराइज किया है इन्फीबीम एवेन्यूज और पेयू को कि वो फंक्शन करेंगे एज पेमेंट एग्रीगेटर फिजिकल PAP से, अलाउ कर रहे हैं उनको कि वो यहाँ पर ऑफर करें ऑफलाइन पेमेंट्स, एग्रीगेशन सर्विसेज, डिप्लॉय POS मशीन्स, प्रोवाइड साउंड बॉक्सेस, अनेबल करेंगे कार्ड एंड QR बेस्ड पेमेंट्स इन फिजिकल आउटलेट्स। एग्जिस्टिंग लाइसेंसेस में बोथ ऑलरेडी होल्ड PA ऑनलाइन ओ लाइसेंसेस, पेयू जो है वो एडिशनली होल्ड करता है PACB लाइसेंस क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर अब क्या है सीन आपका कि अब ये क्या काम कर रहे हैं, पेमेंट एग्रीगेटर की तरह काम कर रहे हैं फिजिकल में, जिसके थ्रू अब ऑफलाइन पेमेंट एग्रीगेशन सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा पॉइंट ऑफ सर्विस मशीन्स जो हैं वो डिप्लॉय की जाएंगी मर्चेंट्स के पास में, साउंड बॉक्सेस दिए जाएंगे, जैसे पेटीएम से आप पेमेंट करते हो तो वो आता है ना इतने रुपीज रिसीव्ड वाला, तो ये सारी चीजें जो है आप ये भी कर सकते हैं। इनको यहाँ पर लाइसेंस वगैरह मिल गया है, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स के लिए भी लाइसेंस मिला है इनको पेयू को, राइट। तो इन्फीबीम की बात करें तो अपने डिजिटल इंफ्रा को ये एक्सपेंड कर रहे हैं ऑफलाइन पेमेंट सिस्टम्स के साथ, जैसे CC एवेन्यू साउंड बॉक्स मैक्स है, तो ये सपोर्ट करता है UPI, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, QR कोड्स, इन सब के साथ में इंटीग्रेट कर रहे हैं। पोर्टफोलियो में यहाँ पर हमारे पास क्या क्या आ जाएगा इनके, PAO, PAP, प्रीपेमेंट मीनिंग पेमेंट एग्रीगेटर ऑनलाइन, पेमेंट एग्रीगेटर फिजिकल, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स। PPIs के बारे में आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो एक बार जाके चेक कर लेना। बेसिकली यहाँ पर आपको क्या होता है कि आप प्रीपेड होता है, आपने पहले पेमेंट कर देनी है, मतलब इसके पास में पैसे अपना डिपॉजिट कर देना है, देन यू कैन मूव फॉरवर्ड। चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं, भारत बिल पे ऑपरेटिंग यूनिट, ठीक है। ईज बस रिसीव करें ऑथराइजेशन एज फुल स्टैक पेमेंट एग्रीगेटर, तो यहाँ पर लाइसेंस क्या चीज अनेबल कर रहा है, ईज बस अब ऑथराइज किया गया है आरबीआई के थ्रू ताकि ऑपरेट करें एज अ फुल सर्विस पेमेंट एग्रीगेटर, ऑनलाइन पेमेंट्स, ऑफलाइन पेमेंट्स, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स के लिए। रेंज ऑफ सर्विसेज में पेमेंट एक्सेप्टेंस आपका पेमेंट गेटवे सर्विसेज के थ्रू, POS टर्मिनल्स, UPI, QR कोड, साउंड बॉक्सेस के थ्रू, इनवर्ड एंड आउटवर्ड क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शंस के थ्रू होगी। आरबीआई ने यहाँ पर पेमेंट एग्रीगेटर को कैसे डिफाइन किया है कि एक ऐसी एंटिटी है जो कि ट्रांजेक्शन अनेबल कर रही है, कैसे, यहाँ पर आप या तो कार्ड से या तो UPI से पेमेंट कर सकते हो, और एक यहाँ पर आपके पास में होगा एक्सेप्टेंस के लिए, तो फिजिकली क्लोज होते हैं एट द टाइम ऑफ पेमेंट, मीनिंग आपका फोन और यहाँ पर जो QR कोड वगैरह होता है वो पास होते हैं, आप पेमेंट करते हो, साउंड बॉक्स में आ जाता है कि इतने पैसे रिसीव हुए हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इंडस्ट्री पोजीशन में ऑथराइजेशन के साथ में ईज बस जो है वो अब मेजर प्लेयर्स जैसे इन्फीबीम, एवेन्यूज और पेयू को ज्वाइन कर रहा है, जिनको हमने देखा अभी कि पेमेंट एग्रीगेटर फिजिकल लाइसेंसेस भी मिल चुकी है। नेक्स्ट आ जाते हैं, नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड ये आपके सिलेबस का भी पार्ट है, तो अभी ये पूरा का पूरा आ जाएगा, तो इसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगी मैं आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ पर 16th फाइनेंस कमीशन जो है कॉन्स्टिट्यूट किया गया था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, आर्टिकल 281 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जहां पर मैंडेट किया है कि रिकमेंड करेंगे कैसे जो टैक्सेस है, ठीक है,
उनकी नेट प्रोसीड्स को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, मीनिंग जो पैसा हमने रिसीव किया है टैक्सेस के थ्रू उसको कैसे स्टेट्स के बीच में और यूनियन के बीच में हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है और अलग अलग स्टेट्स को कितना कितना पैसा देना है 2026-27 से लेकर 2030-31 तक। अब रिपोर्ट जो है वो सबमिट की जाती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास में। यहाँ पर चेयरमैन थे डॉक्टर अरविंद पंगारिया जी, अदर मेंबर्स थे और सेक्रेटरी थे कमीशन के। कॉपीज जो है रिपोर्ट की वो प्राइम मिनिस्टर और यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर को भी सेम डे में प्रेजेंट की गई हैं। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर पब्लिक रिलीज होगा आर्टिकल 281 के अंडर, जो कि आपकी यहाँ पर पहले पार्लियामेंट में रखी जाएगी, उसके बाद में तो जो रिकमेंडेशंस रहेंगी टैक्स डिवॉल्यूशन, ग्रांट्स, फिस्कल कंसोलिडेशन से रिलेटेड वो पब्लिकली एक्सेसिबल रहेंगी। ठीक है, तो जैसे ये चीज हो जाती है हम लोग इसके ऊपर वीडियो जरूर पढ़ेंगे क्योंकि एग्जाम में अब इस पर से क्वेश्चन आना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलिए सेबी इंट्रोड्यूस, देखो कुछ चीजें ऐसी होती है ना, आपको लगता होगा अरे यार अब ये भी पढ़ना पड़ेगा, बट दिस इज गुड ना, एटलीस्ट वी नो कि यार इसके क्वेश्चन आने के चांसेस हाई है और क्वेश्चन आ भी जाएगा तो हमारे एग्जाम क्लियर करने के चांसेस हाई है ना। सेबी इंट्रोड्यूस कर रहा है थ्रेशोल्ड बेस्ड फ्रेमवर्क फॉर मटेरियल रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले तो रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस क्या होते हैं, जैसे कि कोई एक कंपनी है वही अपनी सब्सिडरी एसोसिएट्स या अपनी दूसरी, जैसे एक बैंक है ना, वो अपनी ही दूसरी ब्रांच को कुछ यहाँ पर ट्रांजेक्शन कर रहा है या अपनी सब्सिडरी को कर रहा है या एसोसिएट्स को कर रहा है, तो सेबी ने नोटिफाई किया है। तो बेसिकली जो ट्रांजेक्शन होते हैं ये अपनी बुक में ऐसे दिखाते हैं जैसे किसी कस्टमर के लिए है, तो गवर्नमेंट कहती है कि फिर वो जो आप यहाँ पर इनको चार्जेस लगा रहे हो वो भी वैसे ही लगाओगे। जैसे अगर आप ये बोलो कि भाई मैंने आज 10 रुपए का सामान बेचा, तो वो आपने 10 रुपीज का सामान अगर अपने भाई को बेचा और वो 100 रुपए का सामान था, तो आप उसे 10 में नहीं बेचोगे। फिर आप क्या कर रहे हो, उसको 100 रुपए का सामान अगर आप बाकी कस्टमर को दे रहे हो तो इसको भी 100 रुपए का ही देने वाले हो। तो एक टर्नओवर बेस्ड सिस्टम होता है जिसमें डिटरमिन करते हैं कि भाई किस तरीके से एक रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन जो है वो मटेरियल होता है अंडर LODR। ना व्हाट इज मटेरियल, मटेरियल का मतलब ना यहाँ पर जब हम लोग फाइनेंस में बात करते हैं तो इट मीन सिग्निफिकेंट, दैट इज ऑफ सम इम्पोर्टेंस। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि जैसे स्टेशनरी लेकर आए, आपकी 50,000 करोड़ की कंपनी है ना, और 50,000 करोड़ की कंपनी में आप 50 रुपए का कोई स्टेशनरी का सामान लेकर आए, उसे आप अपने बैलेंस शीट में दिखा रहे हो, तो ये एक इनसिग्निफिकेंट आइटम है, एक इमटेरियल आइटम है। ओके, तो केवल उन्हीं यहाँ पर ट्रांजेक्शन्स को दिखाओगे जो कि मटेरियल है अंडर LODR। तो यहाँ पर ये रिप्लेस कर रहे हैं जो इनके पहले आपके क्या रहे थे अर्लियर यूनिफॉर्म थ्रेशोल्ड था 1,000 करोड़ रुपीस का, अब यहाँ पर यह 10% टर्नओवर का, तो बहुत ही रिजिड माना गया इसको। अब कुछ नए मटेरियलिटी थ्रेशोल्ड्स है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम एज वेल, और सेबी का एग्जाम जो लोग देने जा रहे हैं उनके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नबार्ड में उतना इंपॉर्टेंट नहीं है डेफिनेटली, बट ऑफ कोर्स यहाँ पर थोड़ी इंपॉर्टेंस तो ये रखता है। ठीक है, LODR क्या होता है, लिस्टिंग ऑब्लिगेशंस एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स, जिसमें कि सेबी हमें ये बताता है कि जो लिस्टेड कंपनीज हैं उनको टाइमली, एक्यूरेट और ट्रांसपेरेंट इंफॉर्मेशन अपने इन्वेस्टर्स को देनी है। तो कंपनीज जिनका टर्नओवर 20,000 करोड़ तक का है, ठीक है, उनके लिए 10% एनुअल कंसोलिडेटेड टर्नओवर का अमाउंट तो जितना है, अगर वो यहाँ पर इससे ज्यादा का है, मीनिंग अगर 20,000 करोड़ में आपका 10% से ज्यादा का ट्रांजेक्शन हुआ है तो उसे शो करोगे। आगे इतना समझ में। इसके अलावा और क्या करना होगा, इसके अलावा यहाँ पर टर्नओवर जो है अगर 20,000 से 40,000 करोड़ तक का है तो मटेरियलिटी होगी अगर 2,000 करोड़, दैट इज यहाँ पर इसका 10% प्लस 5% टर्नओवर का एक्सीडिंग 20,000 करोड़। ठीक, ये 10% और 5% और ले गए। टर्नओवर अगर 40,000 करोड़ का है तो यहाँ पर आपके पास में 3,000 करोड़ प्लस 2.5% टर्नओवर का अगर ये 40,000 करोड़ से ज्यादा का है। ठीक है, तो एक कैप यहाँ पर 5,000 करोड़ का भी रखा गया है। ओके, समझ में आ गया। तो एडिशनल रेगुलेटरी रिलैक्सेशंस क्या हैं, जो माइनर रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स हैं जहां पर वैल्यू 1% ऑफ टर्नओवर है या फिर उससे कम है या 10 करोड़ रुपीस या उससे कम है, तो उनको सिंप्लीफाइड डिस्क्लोजर नॉर्म्स हम दे रहे हैं। ओमनीबस अप्रूवल्स रहेंगे मटेरियल आरपीटीज के लिए, तो ये आपका नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग तक वैलिड रहेगा या फिर 1 साल मैक्सिमम अगर अप्रूव किया गया है किसी अदर जनरल मीटिंग में। नेक्स्ट जाते हैं, सेबी डेवलप कर रहा है RAI डार AI पार्ट टूल ताकि डिटेक्ट करे मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स। तो ऑब्जेक्टिव क्या है यहाँ पर, रेगुलेटरी AI ड्रिवन एडवर्टीजमेंट रिव्यूअर का, कि डिटेक्ट करें, असेस करें, रिव्यू करें अगर कोई मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स दिए जा रहे हैं।
कोई सोशल मीडिया कंटेंट है जो कि फ्रॉडलेंट है नेचर में, इन्वेस्टर्स टारगेटिंग प्रमोशन कर रहे हैं और वो भी इलीगल वे में। इसके अलावा यहाँ पर कंटेक्स्ट क्या है कि जो मिसलीडिंग पोस्ट हैं, इन्फ्लुएंसर्स क्या हो गए, जो इन्फ्लुएंसर्स फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन देते हैं या अनरेगुलेटेड एंटिटीज, उनका बहुत नंबर यहाँ पर सर्च करता जा रहा है और 1 लाख से ज्यादा ऐसे पोस्ट हैं जो कि हमारे मेटा या गूगल पर देखे गए हैं, जिनको सेबी ने ऑलरेडी फ्लैग किया है। तो सेबी अब एक्सपेंड कर रहा है अपने एआई इकोसिस्टम को, मॉनिटर करेंगे अगर कोई सस्पिशियस ट्रेडिंग है। जो आईपीओ डॉक्यूमेंट्स आ रही है उनकी स्क्रूटनी होगी। अभी बोट वाली आपने पूरी कंट्रोवर्सी देखी होगी, तो एक रील आई थी, अब देखो उसमें क्या हुआ था, एक छोटी सी रील आई थी इंस्टाग्राम पर जिसमें एक इन्फ्लुएंसर ने बोला कि यार ये जो बोट है ना, ये अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ तो गड़बड़ दिखा रही है। तो सबने बोला इस वीडियो को ना तुम एक काम करो, डाउन कर दो, वरना बोट तुम्हारे ऊपर केस कर देगी। वो बोला केस कर ही नहीं सकते बिकॉज मैं डैम श्योर हूँ। अब ये इशू बढ़ गया, ठीक है, रील वायरल हो गई, इशू बढ़ गया, देखा गया। तो यहाँ पर फिर जो अमन गुप्ता और बोट के दूसरे को फाउंडर थे, उन्होंने एक्सेप्ट करा कि 3 साल की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो रियल कुछ और हैं और ये दिखा कुछ और रही हैं। ऑल्सो ना आई विल नॉट टेक द नेम ऑफ अ कंपनी, देयर इज वन मोर कंपनी जिसका मैं डैम श्योर हूँ कि वो ऐसा कर रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन में ना आईपीओ डॉक्यूमेंट्स को बहुत अच्छे से स्क्रूटनाइज किया जाना चाहिए। ये लोग ना बहुत ज्यादा अपनी जो बैलेंस शीट्स वगैरह होती हैं उनको इतना अच्छा दिखाते हैं, जबकि वो होती नहीं है, टू जस्ट अट्रैक्ट सम इन्वेस्टमेंट, और इनकी तो पॉकेट में पैसा आ गया। किसका लॉस होता है जब कंपनी डूबने लग जाती है? जो रिटेल इन्वेस्टर हैं, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट यहाँ पर इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स और रिसर्च एनालिस्ट जो है उनके ऊपर सर्विलांस किया जाएगा। तो एआई डार याद रखना, ये यहाँ पर रेगुलेटरी एआई ड्रिवन एडवर्टीजमेंट रिव्यूअर, ये क्या कर रही है, ये शोकेस करेंगे सेबी का सुदर्शन सर्विलेंस सिस्टम ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में। अब आपको पता है ग्लोबल फिनटेक फेस्ट भी आपका चल रहा है, तो वहां पर सुदर्शन सर्विलांस जो है, ठीक है, उसको भी यहाँ पर ये लोग बोल रहे हैं कि वो भी यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर अपना एक तरीके से शोकेस किया जाएगा। चलिए अभी थोड़ा सा सुदर्शन सर्विलांस के बारे में बात कर लेते हैं। ये एक एआई पावर्ड, ठीक है, मार्केट सर्विलांस सिस्टम है जिसको सेबी इसलिए लेकर आई कि ये जो जितने भी फाइनेंशियल एनालिस्ट हैं, जो फ्रॉड है, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, मिसलीडिंग सोशल मीडिया कंटेंट, इन सबको डिटेक्ट कर पाए। तो यहाँ पर ये जो टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं वो एडवांस टेक्नोलॉजी है जिसमें एआई और एमएल आपका यूज हो रहा है डिजिटल ट्रैकिंग और एनालिसिस के लिए। तो जो भी इंडिविजुअल पोस्टिंग हो रही है एज रजिस्टर्ड एनालिस्ट, उसको ये डिटेक्ट करते हैं, मॉनिटर करेंगे, फ्लैग करेंगे अगर कोई मिसलीडिंग कंटेंट है, और हेल्प करेंगे इन्वेस्टर्स को कि वो यहाँ पर लेजिटिमेट सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर्स और फ्रॉडस्टर्स के बीच में डिस्टिंग्विश कर पाए। ठीक है, याद रहेगा इतना। चलो अब यहाँ पर नेक्स्ट आ जाते हैं। सेबी के पैनल ने रिकमेंड करा है न्यू कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट रूल्स फॉर ट्रांसपेरेंसी। तो एक हाई लेवल कमिटी यहाँ पर फॉर्म की जा रही है आफ्टर एलिगेशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अगेंस्ट फॉर्मर सेबी चीफ मधाबी पुरी बूच के अगेंस्ट। तो ये एक लेडी थी जिनके अगेंस्ट काफी सारी चीजें हुई थी। सेबी में जो लोग काम कर रहे थे ना, जो एम्प्लॉइज थे, वो लोग पता है एक दिन तो नीचे भी आ गए थे कि भाई हम नहीं जा रहे ऑफिस में, यहाँ पर बहुत ज्यादा चीजें खराब चल रही है। और फिर तब भी मतलब गवर्नमेंट बहुत ज्यादा एक्शन नहीं ले रही थी। जब चीजें ज्यादा ही एस्केलेट हो गई डिफरेंट डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, तो ये चलने लगे। पता नहीं क्या हमारा यहाँ पर सोशल मीडिया गवर्नेंस चल रहा है इस टाइम पर। जो जो चीजें सोशल मीडिया पर वायरल होती हैं उन पर जल्दी एक्शन ले लिया जाता है, जो चीजें वायरल नहीं होती हैं उन पर एक्शन नहीं लेते हैं। इवेलुएट करे, स्ट्रेंथन करे सेबी की इंटीग्रिटी और डिस्क्लोजर फ्रेमवर्क को। तो यहाँ पर क्या क्या बोला गया, मैंडेटरी पब्लिक डिक्लेरेशन होगा एसेट्स एंड लाइबिलिटीज का। तो सेबी के चेयरमैन, होल टाइम मेंबर्स, ऑफिस यहाँ पर ऑफिसर्स ऑफ चीफ जनरल मैनेजर्स लेवल एंड अबव, ये लोग क्या करेंगे, ये लोग यहाँ पर पब्लिक डिस्क्लोजर्स जो हैं, ठीक है, उसमें बेसिकली बोल रहे हैं कि मैंडेटरी किया जाएगा, राइट। इसके अलावा यहाँ पर कंप्लीट बैन होगा ऑन रिसीविंग एनी गिफ्ट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम इंडिविजुअल्स या एंटिटीज विद व्हिच सेबी ऑफिशियल्स हैव ऑफिशियल डीलिंग्स। तो ये आप अगर सेबी में आपकी जॉब लगेगी तो आपको भी ये सब फॉलो करना है, तो आपके लिए तो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर कंप्लीट बैन लग रहा है कि आप कोई गिफ्ट वगैरह रिसीव नहीं कर सकते हो, ना डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली कैसे कर सकते हैं गिफ्ट, यहाँ पर तो होता है ना कि किसी को अच्छी सर्विसेज दे दी उन्होंने, फिर आपको बोला कि अच्छा हम लोग रात में मिलेंगे, एक पार्टी वार्टी कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। कॉम्पोजिशन यहाँ पर बन रही है हाई लेवल कमिटी की, जिसको चेयर कर रहे हैं प्रत्युष सिन्हा जी, जो कि फॉर्मर सिविल चीफ विजिलेंस ऑफिसर रहे हैं एंड देन आईएएस ऑफिसर हैं। मेंबर्स आपके फॉर्मर रेगुलेटर्स और सीनियर इंडस्ट्री एक्सपर्ट से मिलेंगे। गोल क्या है रिकमेंडेशन का, ट्रांसपेरेंसी लेकर आना है सेबी में, अकाउंटेबिलिटी, एथिकल कंडक्ट, पोटेंशियल इन्फ्लुएंस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स को रिड्यूस करना है। चलो
अब आ जाते हैं बैंकिंग और फिनटेक डेवलपमेंट्स के साथ में। तो यहाँ पर पहला है, बैंक ऑफ बड़ौदा ने एक एमओयू साइन किया है सिडबी के साथ, ताकि जो क्रेडिट फ्लो है एमएसएमईज को, स्टार्टअप्स को यहाँ पर एनहांस किया जाए। तो सिडबी क्या करता है, रीफाइनेंसिंग करता है। रीफाइनेंसिंग मतलब इनको पैसा देगा बैंक को कि यार ये लोन में दे देना, जो एमएसएमई लोन लेने आए तो वो ये वाला पैसा यहाँ पर लोन में दे दिया जाता है ना। तो प्रमोट करेंगे एक्सपोर्ट ग्रोथ एंड इनोवेशन क्लस्टर्स को। यहाँ पर कोलैबोरेशन कैसे होगा, ज्वाइंट फाइनेंसिंग, वर्किंग कैपिटल सोल्यूशन, प्रमोशन करेंगे एक्सपोर्ट्स का बैंक ऑफ बड़ौदा के इंटरनेशनल नेटवर्क को यूज कर इंक्यूबेटर्स, एक्सलरेटर्स और एमएसएमई क्लस्टर्स को सपोर्ट दिया जाएगा। आरबीएल बैंक ने लॉन्च किया है हाई एंड क्रेडिट कार्ड्स ल्यूमायर एंड नोवा। तो यहाँ पर दो प्रीमियम मेटल कार्ड्स हैं, लग्जरी ट्रैवल बेनिफिट्स और एक्सक्लूसिव लाइफ स्टाइल एक्सपीरियंसेस। नोवा एम कर रहे हैं रिवॉर्ड फोकस्ड कस्टमर्स के ऊपर, और कार्ड का जो वेट है वो 18 ग्राम रहेगा, एनुअल फी 50,000 रहेगी। थोड़ा रटने वाला पार्ट है, उसको रट लेना, जो समझाने वाला है वो मैं समझा रही हूँ। एक्सिस बैंक लॉन्च कर रहे हैं कॉर्पोरेट सैलरी पैकेज स्टार्टअप के लिए। तो फाइनेंशियल, लाइफस्टाइल और वेलनेस बेनिफिट्स देंगे, केटर करेंगे स्टार्टअप्स को फ्रॉम अर्ली स्टेज टू आईपीओ जर्नी। सर्वम एआई लॉन्च कर रहे हैं इंडिया का पहला सॉवरेन एलएलएम बाय फरवरी 2026। तो सर्वम एआई सिलेक्ट किया गया है अंडर इंडियाज एआई मिशन, ठीक है। अब ये डेवलप करेंगे फाउंडेशनल 120 बिलियन का पैरामीटर एआई मॉडल, जिसको गवर्नेंस एप्लीकेशन के लिए टेलर किया गया है। तो यहाँ पर 17 ट्रिलियन टोकन्स को ट्रेन किया जाता है, एंड यहाँ पर ट्रेन होंगे ये लोग, मतलब 17 ट्रिलियन टोकन्स के ऊपर 17 से 20% इंडियन डेटा, एंड जिसमें की जो गैप है ग्लोबल मॉडल यूज का वो 1% से कम हमारा रह जाएगा, ऐसा ब्रिज कर देंगे इंडियन कंटेंट को। अलाइन कर रहे हैं नेशनल इनिशिएटिव जैसे सिटीजन कनेक्ट 2047 एंड एआई फॉर प्रगति। अदर इंडिया फोकस मॉडल्स में आपके पास में सॉकेट, गनानी एंड जेन एआई, ये बिल्डिंग मॉडल्स हमारे रहेंगे। मल्टीलिंगुअल एलएम्स रहेंगे, डिफेंस, हेल्थ केयर, स्पीच एआई, टेक्स्ट टू स्पीच एप्लीकेशंस, डेटा प्रोटेक्शन व्यू। सर्वम एआई क्लैरिफाई कर रहे हैं न्यू डीपीडीपी रूल्स। मैंने आप लोगों को ये डीपीडीपी रूल्स जो हैं वो हमारी दूसरी क्लास में पढ़ाए थे, जो पीआईबी वाली न्यूज में थी। तो ये अफेक्ट नहीं करेंगे एलएलएम ट्रेनिंग को। एलएलएम जो है वो स्टोर नहीं करते हैं पर्सनल डेटा को। स्विगी ने पार्टनरशिप की है अपग्रेड के साथ में, ताकि जो डिलीवरी पार्टनर स्किल डेवलपमेंट है उसके लिए, ठीक है। तो यहाँ पर एजुकेशन और स्किल अपग्रेडेशन अपॉर्चुनिटीज इनके जो डिलीवरी पार्टनर्स हैं, जो डिलीवरी मैन या डिलीवरी वुमेन होते हैं उनके लिए रहेगा। फीचर्स क्या है कोलैबोरेशन के, तो एक्सेस किया जाएगा स्विगी पार्टनर ऐप को। कोर्स यहाँ पर 2 हफ्ते से लेकर 3 साल तक के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि यूनिवर्सिटी सर्टिफाइड प्रोग्राम्स भी हैं। करियर उड़ान पैक दे रहे हैं, जिसमें सॉफ्ट स्किल मॉड्यूल जैसे कम्युनिकेशन, डिजिटल फ्लुएंसी, वर्क प्लेस रेडीनेस, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग ये लेकर आएंगे। आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड इनिशिएटिव, प्रोवाइडेड यहाँ पर फी बहुत ज्यादा नहीं हो। तो अगर कोई स्विगी वगैरह में जॉब करता है किसी भी लेवल पर, तो यू कैन लेट मी नो कि यहाँ पर ये कोर्सेज जो है वो किस कॉस्ट में मिल रहे हैं। स्पेसिफिकली लास्ट माइल डिलीवरी वर्कर्स के लिए है। इंडिया ऑयल बिगिन कर रहे हैं इंडिया का पहला एलएनजी एक्सपोर्ट नेपाल के लिए। तो इंडिया का पहला एलएनजी एक्सपोर्ट होगा किसी भी कंट्री में, तो रीजनल एनर्जी कॉर्पोरेशन नेपाल के साथ हम स्ट्रेंथन कर रहे हैं। 5 साल की डील हुई है इंडियन ऑयल और नेपाल के योग्य होल्डिंग के बीच में, जहां 1000 मैट्रिक टन एलएनजी को हम एक्सपोर्ट करेंगे। लॉजिस्टिक्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में एलएनजी अगर हमने सोर्स किया है फ्रॉम धर्मा एलएनजी टर्मिनल ओडिशा, ट्रांसपोर्ट किया जाएगा वाया क्रायोजेनिक टैंकर्स थ्रू रेक्सोल बॉर्डर। इंडियन ऑयल बिल्ट जो है क्रायोजेनिक स्टोरेज और रीगैसिफिकेशन फैसिलिटीज सिमारा नेपाल के लिए रहेंगी। एक्सेल एंड गूगल ने लॉन्च किया है को इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव इंडियन एआई स्टार्टअप के लिए। एक्सेल की एटम 2026 एआई कोहोरेट है, अप टू $2 मिलियन को इन्वेस्टमेंट रहेगी अर्ली स्टेज इंडियन एआई स्टार्टअप्स के लिए। सपोर्ट स्ट्रक्चर में एक्सेस दी जाएगी गूगल क्लाउड, जेमिनाई, डीप माइंड रिसोर्सेज के लिए। डायोस्पोरा फाउंडर्स यहाँ पर इंडिया और ग्लोबल मार्केट्स के टारगेट किए जाएंगे। एटम्स प्रोग्राम शिफ्ट कर रहा है फुल्ली एआई फोकस के लिए। ऑलरेडी यहाँ पर 40 स्टार्टअप्स को सपोर्ट कर रहे हैं और $300 मिलियन ये लोग रेस कर चुके हैं, जो कैपिटल रेजिंग होती है कलेक्टिवली। ये ग्लोबल वीसी फर्म है जो कि हेडक्वार्टर्ड है पालो ऑल्टो यूएसए में, ठीक है। टाटा पावर एंड ड्रक ग्रीन पावर कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं 1125 मेगावाट दार्जिलिंग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भूटान के लिए। प्रोजेक्ट का ओवरव्यू देख लेते हैं। लार्ज रन ऑफ द रिवर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है कुरिचू रिवर के लिए, मांगर भूटान के लिए।
इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 1125 मेगावाट रहेगी, 6 यूनिट्स यहाँ पर 187.5 मेगावाट की रहेंगी। इम्प्लीमेंट किया जाएगा स्पेशल पर्पस व्हीकल के थ्रू। डीजीपीसी यहाँ पर 60% इक्विटी रखेगा और टाटा पावर के पास में 40% की शेयर होल्डिंग जाएगी। टाटा पावर इन्वेस्ट कर रहे हैं 1572 करोड़ रुपीस इन ट्रांचे और यहाँ पर टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट जो रहेगी वो 13,100 करोड़ रहेगी। भूटान का ये सेकंड लार्जेस्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट रहेगा। ट्रिपल पी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट एवर इन भूटान ये रहेगा। ठीक है, अब ये ऑन कंप्लीशन एसपीवी जो है वो एक एसोसिएट कंपनी बन जाएगा टाटा पावर का। सेंट्रल बैंक ऑफ ओमान इंट्रोड्यूस करें ऑफिशियल सिंबल फॉर ओमानी रियाल। तो यहाँ पर सेंट्रल बैंक ऑफ ओमान ने ऑफिशियली अनवेल किया है एक डेडिकेटेड करेंसी सिंबल फॉर ओमानी रियाल। अगर वेस्ट एशिया की जितनी कंट्रीज है ना, इनको अगर अपनी जैसे यूरोपियन बैंक लेके आया था ना यूरो, तो ये लेके आएंगे ना, तो ये लोग सिर्फ रियाल लेकर आएंगे। पता नहीं कौन कौन से रियाल इनकी करेंसी है, जिन लोग को करेंसी याद है उनको तो पता होगा, इतने सारे रियाल है। एनीवेज, तो यहाँ पर इनिशिएटिव एम करे ताकि यूनिफाई और स्टैंडर्डाइज करे करेंसी का रिप्रेजेंटेशन अक्रॉस फाइनेंशियल, कमर्शियल एंड डिजिटल सिस्टम्स। ठीक है, अब यहाँ पर पर्पस एंड सिग्निफिकेंस देख लेते हैं क्या होगा। और ये जो सिंबल है ये यहाँ पर इंश्योर करता है ग्लोबल यूनिफॉर्मिटी और ओमानी रियाल जो है वो इजीली आइडेंटिफाइबल हो जाएगा इंटरनेशनल मार्केट्स में। तो यहाँ पर ग्लोबल रिकॉग्निशन जो है वो इंक्रीज हो जाएगा ओमान की करेंसी को, इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा। तो सिंबल जो है वो इनकॉर्पोरेट करता है कि वो यहाँ पर जो ओमान के कल्चरल हेरिटेज है उससे इंस्पायर्ड रहे और जो मैरीटाइम ट्रेड हिस्ट्री है एंड लॉन्ग स्टैंडिंग इकोनॉमिक ट्रेडिशंस है उसको भी इंक्लूड करके कंट्री की हिस्टोरिकल ट्रेड आइडेंटिटी जो है वो मॉडर्न एस्पिरेशंस रहती हैं। मैं ये क्लास में इतने शांत तो ऐसे रहती हूँ ना, मेरी है नहीं वो वाली नेचर, मतलब मैं थोड़ा तो पूरे दिन हंसती रहती हूँ, मैं वैसी वाली बंदी हूँ, बट आप लोग के लिए पढ़ाना पड़ता है ना, तो वो टीचर वाले उसमें आना पड़ता है गेटअप में ना। एनीवेज, तो लॉन्च जो है वो सपोर्ट करेगा नेशनल स्ट्रैटेजी फोकसिंग ऑन इनोवेशन, मॉडर्नाइजेशन, ग्लोबल फाइनेंशियल इंटीग्रेशन एंड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को हम अडॉप्ट करेंगे। एसबीआई बिगिन कर रहे हैं मेजर कोर बैंकिंग सिस्टम अपग्रेड। अरे क्या कर रहे हैं ना, ये जो सीबीएस यूज करते हैं सारे बैंक्स, ठीक है, अपना जो प्लेटफॉर्म होता है जिसमें सारी एप्लीकेशन इनकी चलती है सब कुछ, जैसे एटीएम पर भी आप जाओगे तो सीबीएस से ही काम हो रहा होगा, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो अब ये लोग इसको चेंज कर रहे हैं सीबीएस को और ये धीरे धीरे ना दूसरे सिस्टम की तरफ आ रहे हैं। अब तक तो जो लोग एसबीआई में काम करते हैं उन्हें पता भी है कि वो लोग चेंज ऑलमोस्ट कर ही चुके हैं। तो इस एसबीआई और इसकी जो सब्सिडरी एसबीआई पेमेंट सर्विस है वो अब कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव मॉडर्नाइजेशन कर रहे हैं सीबीएस इंफ्रास्ट्रक्चर का 2 साल के अंदर अंदर। तो एनहांस करेंगे एग्जिस्टिंग हार्डवेयर को। ऑपरेटिंग सिस्टम अब इनका यूनिक्स से लाइनेक्स हो जाएगा। मैंने ना कल की क्लास में शायद बताया था कि ज्यादा बेटर प्लेटफॉर्म होता है, जो लोग कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग या आईटी से हैं उनको तो पता ही होगा, तो ज्यादा बेटर स्केलेबिलिटी एंड सिक्योरिटी होती है। फंक्शनल एक्सटर्नलाइजेशन की बात कर लेते हैं। तो की फंक्शंस यहाँ पर वेंडर पेमेंट एंड गवर्नमेंट पेमेंट जो है टू एक्सटर्नल सिस्टम्स हमें मूव करना है, शिफ्ट करना है टू माइक्रो सर्विसेज। अडॉप्ट करेंगे माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर कस्टमर इंक्वायरीज के लिए, अकाउंटिंग ऑपरेशंस के लिए, रियल टाइम प्रोसेसिंग के लिए। सेटअप करेंगे एसबीआई का ओन प्राइवेट क्लाउड टू इंश्योर हाई स्केलेबिलिटी, कंप्लायंस विद रेगुलेटरी नॉर्म्स एंड एनहांस डेटा सिक्योरिटी। इनोवेशन इकोसिस्टम, एक सैंडबॉक्स रहेगा एक्सपेरिमेंटेशन के लिए और एक इनोवेशन हब रहेगा। 300 से के अराउंड एपीआई जो हैं वो फिनटेक कंपनीज के लिए अवेलेबल हैं कोलैबोरेशन और प्रोडक्ट टेस्टिंग के लिए। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड को लाइसेंस मिला है टंगस्टन एक्सप्लोरेशन इन आंध्र प्रदेश से। तो यहाँ पर एक कॉम्पोजिट लाइसेंस मिला है फ्रॉम आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ताकि एक्सप्लोर करें और यहाँ पर टंगस्टन ब्लॉक को की माइनिंग कर पाए। बेसिकली यहाँ पर जो हिंदुस्तान जिंक है वो एक्सपेंड करेगा क्रिटिकल और हाई वैल्यू मिनरल्स में। ये चीज हमने थोड़ा सा ना चाइना से सीखी है कि अगर हम लोग अपने कोर मिनरल्स पर, क्रिटिकल मिनरल्स पर, रेयर अर्थ मैग्नेट्स पर काम करें तो हमें एक अपर हैंड मिल जाता है। बट ऑफ कोर्स यहाँ पर देयर आर मेनी अदर थिंग दैट चाइना इज डूइंग एंड वी आर नॉट डूइंग, तो वी विल फॉलो लाइकवाइज। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पर कुछ कुछ चीजें ही फॉलो करें, ठीक है। जिंक, लेड एंड सिल्वर यहाँ पर कोर मेटल्स रहेंगे। टंगस्टन क्यों इंपॉर्टेंट है, डिफेंस में, एरोस्पेस में एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में, बचपन में पढ़ा होगा केमिस्ट्री में ये सारा। बैकग्राउंड की बात करें एंड बिडिंग प्रोसेस की, तो सेंटर कंडक्ट करे कॉम्पिटिटिव ऑक्शन अर्लियर दिस ईयर एंड यहाँ पर एक प्रीफर्ड बिडर बनकर हमारा HZL जो है वो आया था और फॉर्मली इनको लाइसेंस जो है स्टेट ने अवार्ड कर दिया था, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर कंपनी की प्रोफाइल देख लेते हैं। तो कंपनी जो है वर्ल्ड की लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड जिंक प्रोड्यूसर है।
अमंग द टॉप ग्लोबल सिल्वर प्रोड्यूसर्स ही आ जाती है, टॉप 5 होल्डर है 77% मार्केट शेयर इंडिया के प्राइमरी जिंक सेक्टर में और एक्सपोर्ट करती है 40 प्लस कंट्रीज में। ठीक है, टंगस्टन का यहाँ पर सिंबल क्या होता है, डब्ल्यू होता है। कभी आपको टंगस्टन की जगह डब्ल्यू दे दे तो आपको केमिकल सिंबल भी पता होना चाहिए। वैसे ऐसा करेंगे तो नहीं, लेकिन जीए में कर सकते हैं, फाइनेंस में नहीं करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर इसके अलावा इसकी अच्छी बात क्या होती है कि ये थोड़ा सा आपका ना एक्सट्रीमली हार्ड और ड्यूरेबल मटेरियल होता है, मेटल होता है। तो यहाँ पर लार्जेस्ट इसका यूज जो है सुपर हार्ड मटेरियल्स के लिए होता है, जैसे टूल्स को कट करना, माइनिंग बिट्स के लिए, वेयर रेजिस्टेंट पार्ट्स के लिए, इन सब में, कंस्ट्रक्शन वगैरह में, ज्वेलरी में भी यूज कर लेते हैं, इसकी रिंग्स वगैरह बनती हैं। ठीक है, अलॉयज भी बनते हैं स्टील्स में, जो कि स्ट्रेंथ और हार्डनेस आती है वो टंगस्टन से ही आती है। अडानी ग्रुप प्लान कर रहे हैं इंडिया का लार्जेस्ट बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, इसको ऐसे लिखते हैं ना BESS, तो ये वही है। यहाँ पर मल्टी बिलियन डॉलर बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम ये खावड़ा गुजरात में लेकर आएंगे। एक्सपेक्टेड कंप्लीशन मार्च 2026 में रहेगा। इंडिया का लार्जेस्ट और वर्ल्ड का बिगेस्ट सिंगल लोकेशन बैटरी स्टोरेज सिस्टम होगा, जहां पर एक्सटेंड करेंगे स्टोरेज कैपेसिटी को 50 गीगावाट हर्ट आवर विद इन 5 years। इंडिया एम कर रहा है कि अपनी क्लीन एनर्जी कैपेसिटी को 500 गीगावाट तक कर दे बाय 2030 और अचीव करे टोटल पावर कैपेसिटी नियरली 800 गीगावाट की 2025-26 तक। तो बैटरी एनर्जी बैटरी स्टोरेज यहाँ पर क्रूशियल है ग्रिड स्टेबिलिटी के लिए, ताकि रिन्यूएबल एनर्जी पेनिट्रेशन को यहाँ पर हम लोग देख पाए, राइज कर रहे हैं, तो उसको बेसिकली हम कैटर कर पाए उन नीड्स को। पीएनबी लॉन्च कर रहा है डिजिटल सोल्यूशन पीएम स्वनिधि स्कीम के लिए, तो वो जो वेंडर्स के लिए स्कीम आई थी ना, वही वाली है ये। तो लॉन्च करे एक डिजिटल सोल्यूशन फॉर पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि स्कीम, जिसमें कि यहाँ पर इम्प्लीमेंट इसको कौन करता है स्कीम को, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, इसको महुआ भी बोलते हैं। एंड प्रोवाइड करेंगे अफोर्डेबल वर्किंग कैपिटल लोन स्ट्रीट वेंडर्स के लिए। एडिशनल डिजिटल इनिशिएटिव्स की बात करें तो स्टाफ अकाउंटेबिलिटी पोर्टल रहेगा, कंडक्ट करेंगे रिस्क फ्रेमवर्क एम्प्लॉइज के लिए। अटेंड इसको सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर करेंगे प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जी, और पीएनबी के जो एमडी एंड सीईओ है वो है अशोक चंद्र, ईडी है विभू प्रसाद महापात्र, राघवेंद्र कुमार जो है वो सीबीओ है। महिंद्रा एंड मनु लाइफ अनाउंस कर रहे हैं 50-50 लाइफ इंश्योरेंस ज्वाइंट वेंचर। तो ज्वाइंट वेंचर को ओवरव्यू देख लेते हैं। महिंद्रा एंड ग्लोबल इंश्योरर मनु लाइफ जो है वो एक 50-50 लाइफ इंश्योरेंस ज्वाइंट वेंचर बनाएंगे, जिसमें कि अभी रेगुलेटरी क्लियरेंस इनका पेंडिंग है। हर एक पार्टनर कमिट करेगा 3,500 करोड़ तक, जिसमें कि 1250 करोड़ ईच इन्वेस्ट किए जाएंगे पहले 5 साल में। लाइसेंस एप्लीकेशन जो है वो फाइल किया जाएगा ज्वाइंटली। एडवाइजर्स में कोटेक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और लीगल काउंसिल्स आपके रहेंगे एजीबी एंड पार्टनर्स एंड डेबी वॉइस फ्लिमटन एलएलपी के लिए। जॉइंट वेंचर जो है वो टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है एफिशिएंट डिजिटल फर्स्ट सॉल्यूशन के लिए, टारगेट करेंगे रूरल, सेमी अर्बन और अर्बन मार्केट्स के लिए, अलाइन करेंगे विद इंडियाज इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047 विजिट। नेक्स्ट जाते हैं, एनआईआईएफ जो है वो अपने 3% स्टेक एथिल एनर्जी में बेच रहा है फॉर 541 करोड़ रुपीज। तो यहाँ पर एनआईआईएफ बेचेगा 87.02 लाख शेयर्स, इक्विवेलेंट है ये 2.28% स्टेक के, और एक एवरेज प्राइस यहाँ पर 622.35 रुपीज पर शेयर रहेगा। टोटल सेल वैल्यू जो है वो 541 करोड़ रुपीज की रहेगी। इसके अलावा यहाँ पर पोस्ट ट्रांजेक्शन शेयर होल्डिंग जो है एनआईआईएफ की होल्डिंग रिड्यूस हो गई है 4.67% से 2.39% पर। एनआईआईएफ की बात करें तो इंडिया का सॉवरेन बैक्ड इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है, जो कि यहाँ पर 4.9 बिलियन डॉलर्स इक्विटी कमिटमेंट्स में मैनेज कर रहा है। ठीक है, कंटेक्स्ट क्या है, सेल फॉलो कर रही है इम्प्रूव क्वार्टर टू फाइनेंशियल ईयर 26 फाइनेंशियल रिजल्ट्स एथिल एनर्जी के लिए। आईजीएल ने पार्टनरशिप की है सऊदी अरेबिया के मासा फॉर नेचुरल गैस डिस्ट्रीब्यूशन। कोलैबोरेशन ओवरव्यू में इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड एंटर कर चुके हैं एक स्ट्रेटेजिक अलायंस में, जहां पर माशा कंस्ट्रक्शन कंपनी ऑफ सऊदी अरेबिया के साथ में ये अलायंस इनकी हुई है, ताकि नेचुरल गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को डेवलप किया जाए। मीनिंग यहाँ पर जो नेचुरल गैस है वो जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, ठीक है, उनको यहाँ पर लेकर आना है सऊदी अरेबिया की इंडस्ट्रियल सिटीज में। टेक्निकल एक्सपर्टीज गैस नेटवर्क प्लानिंग और ऑपरेशन में आईजीएल दे रहा है। मसा जो है वो रेगुलेटरी मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग, लोकल स्टेक होल्डर एंगेजमेंट शो करेगा। सिग्निफिकेंस की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर आईजीएल का पहला ओवरसीज एक्सपेंशन है, सपोर्ट करे सऊदी विजन 2030 को। कंपनी की प्रोफाइल में
ऑपरेट कर रहे हैं 28,000 प्लस किलोमीटर पाइपलाइन नेटवर्क, सपोर्ट करेंगे सीएनजी 2.1 मिलियन व्हीकल्स के लिए और पाइप्ड गैस यहाँ पर 3 मिलियन हाउस होल्ड्स को दी जाएगी। क्लास 1 कॉन्ट्रैक्टर बेस्ड है रियाद में और काम करेंगे अरामको, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड पीआईएफ के साथ में। नीति आयोग एंगेज कर रहे हैं क्राइसिल को के साथ में ताकि इवेल्युएट करे फर्टिलाइजर सब्सिडी स्कीम। ऑब्जेक्टिव क्या है? इवेल्युएट करेंगे एफिशिएंसी, सस्टेनेबिलिटी, फिस्कल इम्पैक्ट फर्टिलाइजर सब्सिडी स्कीम का, जो कि 45% मेजर सब्सिडी एक्सपेंडिचर का फॉर्म करता है। तो सब्सिडी स्कीम सिस्टम की बात करते हैं। न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी पॉलिसी है, इंप्लीमेंट हो रही है 1 अप्रैल 2010 से फॉर पी&के फर्टिलाइजर्स। सब्सिडी यहाँ पर जो है थ्योरेटिकली तो फिक्स्ड है, लेकिन इसको अपवर्ड रिवाइज किया जा रहा है ऑफन, ताकि फार्मर्स को ग्लोबल प्राइस इंक्रीज से बचाया जा सके। करेंट फिस्कल प्रेशर में फर्टिलाइजर सब्सिडी जो है फाइनेंशियल ईयर के लिए वो 17% तक बढ़ सकती है और 1.95 लाख करोड़ हो सकती है, जो कि बजट एस्टिमेट से काफी ज्यादा है, जो कि 1.63 लाख करोड़ था। ठीक है, तो न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है ईएसआई में। इसके अलावा यहाँ पर जीए में तो ऑफ कोर्स चली जाती है ये सारी चीजें। इसके अलावा यहाँ पर क्राइसिल जो है ये आपको पता है रेटिंग एजेंसीज की तरह वैसे काम कर रही होती है, बट ऑफ कोर्स ये बाकी चीजों में भी हेल्प कर रहे हैं। तो यहाँ पर रिसोर्स का ऑप्टिमाइजेशन कैसे हो रहा है, इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव्स क्या है, रेगुलेटरी एनवायरमेंट, इनोवेशन फर्टिलाइजर्स में क्या क्या ला सकते हैं। टीसीएस को मिला है 5 साल के लिए एनएचएस सप्लाई चेन का कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पर एप्लीकेशन डेवलपमेंट, सपोर्ट और मेंटेनेंस करेंगे 5 साल के लिए, क्लाउड बेस्ड सोल्यूशन, एआई एनेबल्ड सिस्टम्स, मॉडर्न सप्लाई चेन मैनेजमेंट और न्यू ईआरपी प्लेटफॉर्म बनाएंगे। फास्टर गो टू मार्केट प्रोसेसेस रहेंगे, बेटर स्केलेबिलिटी, कस्टमर एक्सपीरियंस को एनहांस करना है। एनएचएस जो है वो अभी सप्लाई चेन टारगेट कर रहे हैं इनका 1 बिलियन यूरो रिकरेंट वैल्यू बाय 2030। सैमसंग लॉन्च कर रहा है डिजी अराइवू डिजिटल और स्टेम एजुकेशन के लिए तमिलनाडु में। सैमसंग ने पार्टनरशिप की है यूएन ग्लोबल कॉम्पैक्ट नेटवर्क इंडिया UNGCNI ताकि लॉन्च करें डिजी अरीवू। कवर कर रहे हैं 10 गवर्नमेंट स्कूल्स को कांचीपुरम में, रानीपेट में। और की फीचर्स की बात करें तो एक्टिविटी बेस्ड स्टेम लर्निंग है, डिजिटल लर्निंग मॉड्यूल्स हैं, टीचर ट्रेनिंग है, स्पोर्ट्स किट्स हैं, लाइब्रेरीज यहाँ पर विद बुक्स इन तमिल, इंग्लिश एंड एग्जाम प्रिपरेशन। लॉन्च इवेंट अन्ना सैनिटरी लाइब्रेरी अटेंड कर रहे हैं इसको स्कूल एजुकेशन मिनिस्टर अनबिल महेश पोयाजमोही। प्रमोट करेंगे इक्विटेबल डिजिटल एक्सेस और सपोर्ट करेंगे यूएन के एसडीजी को। कैम्स ने इंट्रोड्यूस किया है कैम्स लेंस, रियल टाइम एआई रेगुलेटरी एनालिसिस टूल है। कैम्स अनवेल कर रही है कैम्स लेंस, एक एआई पावर्ड रेगुलेटरी एनालिटिकल टूल है जो कि रियल टाइम कंटेक्चुअल इंटरप्रिटेशन देता है रेगुलेटरी चेंजेस का सेबी से और यहाँ पर आरबीआई, एडा, पीएफआरडी और आईएफएससी से। रोल आउट प्लान की बात करें तो टूल जो है वो 4 से 6 हफ्ते में लाइव हो जाएगा। पहले यूजर्स म्यूचुअल फंड एएमसीज और इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स हैं, पीएमएस एआईएफ सर्विस प्रोवाइडर्स है। नेक्स्ट फेज में ब्रोकरेजर्स होंगे और यहाँ पर डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स। कैम्प की ग्रोथ प्लान की बात करें तो 4 एडिशनल एआई इंटीग्रेशन प्लान है अपकमिंग क्वार्टर्स में। आईबीएम अनवेल कर रही है एक्सपेरिमेंटल क्वांटम चिप लून, रोड मैप दिया जा रहा है 2033 के लिए। तो आईबीएम ने रिवील किया है लून, जो कि एक एक्सपेरिमेंटल क्वांटम चिप एडवांसिंग है टवर्ड्स फॉल्ट टॉलरेंट क्वांटम कंप्यूटिंग। तो यहाँ पर एक न्यू एरर करेक्शन टेक्निक जो है वो टेस्ट की जा रही है ताकि यूजर्स जो हैं उनको मोबाइल सिग्नल ऑप्टिमाइजेशन कॉन्सेप्ट जो है वो मिल जाए। यूज करेंगे कॉन्सेप्ट हमारा मोबाइल सिग्नल ऑप्टिमाइजेशन से, कंबाइन करेंगे क्वांटम और क्लासिकल चिप्स को। मैन्युफैक्चरिंग सपोर्ट में एल्बनी नैनोटेक कॉम्प्लेक्स न्यूयॉर्क जो है इस पर इसे डेवलप किया गया है। एडिशनल चिप रिलीज की बात करें, आईबीएम ने इंट्रोड्यूस किया है नाइट हॉक, एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस साल रिलीज हो जाएगा लेटर और पोटेंशियली आउट परफॉर्म करेंगे क्लासिकल कंप्यूटर्स को सिलेक्टेड टास्क के लिए। फ्यूचर रोड मैप में लॉन्च कर रहे हैं फर्स्ट फॉल्ट टॉलरेंट चिप स्टारलिंक और लॉन्च होगा ब्लू जे का, जो कि एक 2000 क्यूबिट क्वांटम प्रोसेसर है। नेक्स्ट, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज। तो आपको पता है मैंने एक वीडियो भी बनाया था कि किस तरीके से आईएमएफ ने इस चीज को थोड़ा सा यहाँ पर क्रिटिसाइज किया है। इंडिया का जो जीडीपी ग्रोथ है वो एक्सेलरेट कर गया Q2 फाइनेंशियल ईयर 2026 के, जिसमें हमने देखा कि जो हमारी जीडीपी थी वो 8.2% इन्होंने बोला इन सेकंड क्वार्टर, राइट।
तो एक अपवर्ड मोमेंटम देखा गया है कंपेयर टू 7.8% जीडीपी ग्रोथ जो कि फाइनेंशियल ईयर 26 के क्वार्टर 1 में हुई है और 5.6% ग्रोथ हमारी क्वार्टर 2 में हुई है ऑफ द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। परफॉर्मेंस डिमॉन्स्ट्रेट कर रही है ब्रॉड बेस्ड ग्रोथ, पर्टिकुलरली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, सेकेंडरी सेक्टर में, टर्शरी सेक्टर में। ठीक है, नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ हमारी जो है वो 8.7% है ड्यूरिंग क्वार्टर टू फाइनेंशियल ईयर 26। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की जो ग्रोथ है वो यहाँ पर 14% इंडिया के जीडीपी की है। एक इंप्रेसिव 9.1% ग्रोथ हमारी देखी जाएगी क्वार्टर टू फाइनेंशियल ईयर 26 में, जो कि 2.2% ग्रोथ क्वार्टर टू जो हुई है लास्ट ईयर उससे काफी हाई है। और यहाँ पर इंडिकेट कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग डिमांड, हायर इंडस्ट्रियल आउटपुट, इम्प्रूव्ड कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। इंडिया की जर्नी है ताकि वो वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बने। इंडिया करेंटली फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है और प्रोजेक्टेड है कि ये थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा 2030 में। एंड एस्टिमेटेड जीडीपी यहाँ पर 7.3 ट्रिलियन डॉलर का रहेगा। एक्सटर्नल सेक्टर परफॉर्मेंस की बात करें तो कंबाइंड मर्चेंडाइज प्लस सर्विस एक्सपोर्ट जो है वो 4.84% रहेंगे ड्यूरिंग अप्रैल अक्टूबर 2025। अब टोटल एक्सपोर्ट्स की बात करते हैं। 491.80 बिलियन डॉलर का यहाँ पर हमारा एक्सपोर्ट हुआ है, जो कि पहले 469.11 बिलियन डॉलर का था। अपवर्ड ग्रोथ रिविजन्स की बात करें तो आरबीआई ने यहाँ पर जीडीपी फोरकास्ट किया 6.5 से 6.8, वर्ल्ड बैंक ने 6.5% ग्रोथ और स्ट्रॉन्ग कंजम्पशन एंड जीएसटी रिफॉर्म बेनिफिट की बात की। आईएमएफ ने 6.6% बोला था 2025 के लिए और 6.2% बोला है 2026 के लिए। क्या ये जीडीपी जो आपको बताए गए हैं ये इंपॉर्टेंट है? ऑफ कोर्स, अगर आप फेज 1 देने जा रहे हो तो ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछे जाते हैं। एग्रीकल्चर जीवीए दैट इज आपका ग्रॉस वैल्यू एडेड ट्रेंड्स क्वार्टर टू फाइनेंशियल ईयर 26 में रियल ग्रोथ परफॉर्मेंस देखी गई एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशिंग के लिए, जो कि 3.5% थे रियल टर्म्स में। और क्वार्टर टू फाइनेंशियल ईयर 26 में हमने इसको देखा स्लाइटली लोअर देन 4.1% ग्रोथ रिकॉर्ड किया गया क्वार्टर टू में प्रीवियस फिस्कल ईयर के। नॉमिनल ग्रोथ हमारी शार्पली डिक्लाइन की, तो नॉमिनल टर्म्स में जो जीवीए है वो आपका केवल 1.8% से ग्रो किया क्वार्टर टू फाइनेंशियल ईयर 26 में, जो कि लो इन्फ्लेशन हमें फूड एंड फार्म प्रोडक्ट्स में शो करता है। मॉनसून और खरीफ सीजन का क्या इम्पैक्ट रहा, तो क्वार्टर टू डेटा दिखाता है कि खरीफ सोइंग प्रोग्रेस किया, पार्शियली यहाँ पर अर्ली हार्वेस्ट इफेक्ट्स देखे गए। 2025 में मॉनसून रिकॉर्ड कर रहा था 8% का सरप्लस रेनफॉल और एक्सटेंडेड रेन्स अफेक्ट कर रही है सोइंग एंड हार्वेस्ट साइकिल्स को। ठीक है, तो यहाँ पर माय फादर हैज अ फार्मर फ्रेंड, तो ही टोल्ड कि वो उन्होंने क्या किया था, बार-बार बारिश आ रही थी ना, तो इनिशियली तो ठीक था, चलो अच्छा है, बारिश है, बहुत अच्छी चीज़ थी। फिर क्या हुआ कि बार-बार बारिश आने से जो सीड्स वगैरह उन्होंने लगाए थे, तो उसमें कुछ दिक्कत थी यहाँ पर एग्रीकल्चर में आ रही थी। तो ऑफ कोर्स ये भी एक प्रॉब्लम थी, ठीक है? एक्सटेंडेड रेंज भी बहुत अच्छी नहीं थी हमारे लिए, थोड़े टाइम तक इट वाज़ गुड। प्रोडक्शन एस्टीमेट, फर्स्ट एडवांस एस्टीमेट की बात करें, खारिफ प्राइस प्रोडक्शन जो है वो 124.5 मिलियन टन्स का हुआ और टोटल खारिफ फूड ग्रेन प्रोडक्शन जो है वो 173.33 मिलियन टन्स का रहा। एक्सपेक्टेड इकोनॉमिक इम्पैक्ट, तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फूड ग्रेन आउटपुट देखने के लिए जो कि इन्फ्लेशन को लो रख रहा है। आरबीआई का पोटेंशियल मूव था इंटरेस्ट रेट कट की तरफ, अभी भी हमने देखा कि रेपो रेट में फिर से कट किया गया है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। आरबीआई ने फाइनल गाइडलाइंस निकाली है डिजिटल बैंकिंग चैनल्स के लिए, जहां पर मैंडेटरी कस्टमर कंसेंट रहेगा। एक्सप्लिसिट कस्टमर कंसेंट, एक्सप्लिसिट होता है कि आपने इन फ्रंट उनके लाकर दिया है कि आप इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हो, ऐसा नहीं है कि हिडन है। बिफोर ऑफरिंग एनी डिजिटल बैंकिंग सर्विस, इंश्योर करेंगे कि कस्टमर्स जो है वो ऑटोमेटिकली एनरोल नहीं हो रहे हैं, अपनी विल से हो रहे हैं। कोई भी फोर्स डिजिटल अडॉप्शन नहीं होगा, उनको कंपेल नहीं किया जाएगा कि वो यहाँ पर मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग को बेसिक सर्विसेज के लिए जैसे कि एक डेबिट कार्ड के लिए यहाँ पर यूज करें। ऑल्सो मोबाइल नंबर यूसेज जो है बैंक क्या कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं कस्टमर मोबाइल नंबर्स ओनली फॉर केवाईसी पर्पसेस, ट्रांजैक्शन अलर्ट्स। डिजिटल सर्विसेज जो है वो कस्टमर की चॉइस के अकॉर्डिंग अप्लाई की जाएंगी। मोबाइल बैंकिंग एक्सेसिबिलिटी में यहाँ पर ऑफर कर रहे हैं आउटसाइड ऐप को, तो नेटवर्क इंडिपेंडेंट होना चाहिए, इंश्योर करना चाहिए कि जितने भी मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर्स हैं सभी को यहाँ पर एक्सेस दी जाए। रिस्ट्रिक्शन रहेगा थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स के लिए, तो बैंक अब जो थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स हैं अपने डिजिटल चैनल्स पर नहीं डिस्प्ले कर सकते अनलेस कि यहाँ पर आरबीआई अप्रूव कर रहा है। जैसे कि यहाँ पर बैंक क्या करते हैं, आप देखते हैं ना अलग अलग ब्रांड्स को अपना क्या सॉरी यहाँ पर अलग अलग ब्रांड्स जो है उनको प्रमोट कर रहे होते हैं, तो वो अब बैंक नहीं कर पाएंगे।
कस्टमर प्रोटेक्शन रिक्वायरमेंट्स की बात कर लेते हैं। बैंक्स इंश्योर करेंगे क्लियर कम्युनिकेशन हो, अलर्ट्स का ट्रांसपेरेंसी रहेगी, रूल्स में अनऑथराइज्ड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शंस के लिए प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट होगा। आरबीआई का अप्रूवल चाहिए न्यू डिजिटल सर्विसेज के लिए, तो बैंक्स ऑब्टेन करेंगे प्रायर आरबीआई अप्रूवल प्रवाह पोर्टल के थ्रू, बिना पहले किसी भी न्यू डिजिटल ट्रांजेक्शन फैसिलिटी को लॉन्च किए। एप्लीकेशन में आपके पास बोर्ड अप्रूव्ड प्रपोजल्स आएंगे, टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन होगी। एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स क्या रहेंगी, तो फुल्ली इंप्लीमेंटेड कोर बैंकिंग सिस्टम रहेगा, पब्लिक फेसिंग आईटी सिस्टम्स जो है कैपेबल रहेंगे आईपी वर्जन 6 ट्रैफिक को हैंडल करने के लिए, मिनिमम 50 करोड़ की नेटवर्थ है या फिर रेगुलेटरी मिनिमम जो भी यहाँ पर हायर होगा। रेगुलेटरी कैपिटल नॉर्म्स की बात करें तो करार रिक्वायरमेंट्स हमारी जो है वो भी लगेंगी। 9% का करार रहता है यूजुअली, फिर उसमें 2.5% का कैपिटल कंजर्वेशन बफर आ जाता है। गाइडलाइंस अप्लाई कर रही है सभी कमर्शियल बैंक्स के लिए और कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए। आरबीआई कंसोलिडेट करें 9000 सर्कुलर्स को ताकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को यहाँ पर इम्प्रूव करें। तो एक मेजर रीस्ट्रक्चरिंग होगी रेगुलेटरी इंस्ट्रक्शंस की इसके डिपार्टमेंट ऑफ रेगुलेशन के अंडर। तो यहाँ पर टोटल सर्कुलर्स जो रिपील किए जा रहे हैं 9446 रहेंगे। ब्रेक डाउन किया गया है, 3809 सर्कुलर्स को मर्ज या सब्स्यूम किया गया मास्टर डायरेक्शन में। 5673 सर्कुलर्स जो है वो रिपील हो गए एज ऑब्सोलीट, किसी काम के नहीं है। आरबीआई ने इशू की है 244 मास्टर डायरेक्शंस, जिसमें कि एंटायर बैंकिंग रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को कवर किया जाएगा। तो जो कंफ्यूजन है ओवरलैपिंग सर्कुलर्स का वो खत्म हो जाएगा। बहुत बार ना एक्चुअली हम लोग क्या होता है जैसे सर्च भी करने जाएंगे तो 2009 की गाइडलाइन दिखा रहे हैं, 2007 की गाइडलाइन दिखा रहे हैं, हमें देखनी है 2015 वाली, या माइट भी मुझे लेटेस्ट ईयर नहीं पता कि कौन सी गाइडलाइन लेटेस्ट है, तो वो ढूंढने में बहुत दिक्कत आ रही थी। आई थिंक वो चीज अब इन्होंने सॉल्व कर दी होगी। तो 11 टाइप ऑफ रेगुलेटेड एंटिटीज के ऊपर एप्लीकेबल है, कमर्शियल बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट बैंक, लोकल एरिया बैंक, रीजनल रूरल बैंक, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, रूरल कोऑपरेटिव बैंक, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, एनबीएफसीज, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज एंड क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज। ठीक है, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज क्या करती है, जो क्रेडिट रेटिंग वगैरह देती हैं, ओके, क्रेडिट स्कोर्स देती हैं। चलो नेक्स्ट जाते हैं। आरबीआई ने ग्रांट करा है पोस्ट फैक्टो अप्रूवल, किसके लिए, एफपीआई के लिए, फॉर स्टेक इन सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो स्टेक एक्विजिशन की बात कर लेते हैं। आरबीआई ने ग्रांट किया है पोस्ट फैक्टो अप्रूवल 1729 कैपिटल के लिए, एक सेबी रजिस्टर्ड एफपीआई है, ताकि एक्वायर करें 7.14 स्टेक सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक में। तो पोस्ट फैक्टो अप्रूवल यहाँ पर इसका क्या मतलब होगा कि अप्रूवल तब दिया गया जब एक्विजिशन ऑलरेडी हो चुका था, वोटिंग राइट्स रिस्ट्रिक्शन को हटा दिया गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर पहले जो वोटिंग राइट्स थी वो बिलो 5% तक थी, जो कि रिस्ट्रिक्शन हटा दिया गया है। अब सितंबर 2025 तक जो प्रमोटर और प्रमोटर ग्रुप की होल्डिंग है वो 22.44% स्टेक है। ठीक है, एमडी एंड सीईओ कौन है इसके, भास्कर बाबू रामचंद्रन। आरबीआई ने 2.2% का राइज रिपोर्ट करा है ऑल इंडिया हाउस प्राइस इंडेक्स में। घर के जो प्राइसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। एचपीआई इंक्रीज कर रहा है बाय 2.2% इन Q2 फाइनेंशियल ईयर 26। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जो हमारा एचपीआई है वो आपका लोअर देन 7% ग्रोथ दिखाया Q2 लास्ट ईयर में। न्यू बेस ईयर इंट्रोड्यूस हुआ है, तो जो कि 2022-23 है, पहले ये 2010-11 था। एचपीआई बेस्ड है 18 इंडियन मेजर सिटीज जो हैं उनके ऊपर, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे, अहमदाबाद, जयपुर, लखनऊ, कोची, थाने, नागपुर, चंडीगढ़ एक्सेट्रा। रेजर पे ने रिसीव किया है आरबीआई का पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर लाइसेंस। तो यहाँ पर अनेबल कर रहे हैं कि इनवर्ड क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स हो सकती हैं, आउटवर्ड क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स हो सकती हैं। रेजर पे आएगा फुल रेगुलेटरी ओवरसाइट के अंडर फॉर ग्लोबल ट्रांजेक्शंस। बिजनेसेस जो हैं वो अब यहाँ पर इंटरनेशनल पेमेंट्स को सीमलेसली मैनेज कर पाएंगे। रेजर पे फाउंड किया गया था 2014 में। फाउंडर्स यहाँ पर शशांक कुमार और हर्षल माथुर हैं। ओरिजिन इनका जो है आईआईटी रुड़की एल्यूमनाई है। ठीक है, चलो आरबीआई ने 91 लाख रुपीस की पेनल्टी लगाई है एचडीएफसी बैंक के ऊपर। तो यहाँ पर एचडीएफसी बैंक जो है उनको पिनलाइज किया गया है क्योंकि मल्टीपल बेंचमार्क्स यूज कर रहे हैं इंटरेस्ट रेट के लिए सेम लोन कैटेगरी में, मीनिंग हाउसिंग लोन दे रहे हैं अगर यहाँ पर, तो हाउसिंग लोन में ही मल्टीपल बेंचमार्क्स हैं। एक सब्सिडरी यहाँ पर परफॉर्म कर सकती है नॉन परमिटेड बिजनेस एक्टिविटी, वो भी अलाउ किया इन्होंने। केवाईसी कंप्लायंस को कभी भी आउटसोर्स नहीं कर सकते हैं, वो इन्होंने एक्सटर्नल एजेंट्स को किया, तो आरबीआई के नॉर्म्स को वायलेट किया। दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना, आउटसोर्सिंग आप केवाईसी कंप्लायंस की नहीं करते हो क्योंकि वहां पर यूजर का पर्सनल डेटा होता है।
लीगल बेसिस पर वायलेशन जो है वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंदर आता है। आरबीआई की डायरेक्टिव्स, इंटरेस्ट रेट, आउटसोर्सिंग रूल्स एंड केवाईसी गाइडलाइंस के रिलेटेड है। एक डीसिप बैंक अगर ऐसा कोई काम कर रहा है तो दिस इज शेमफुल फॉर दैट बैंक को। एक्शन यहाँ पर आरबीआई की स्टैट्यूटरी इंस्पेक्शन फॉर सुपरवाइजरी इवैल्यूएशन के अंडर हुई थी। अब ये क्या होता है कि यहाँ पर बाजिल 3 अकॉर्ड्स आए थे हमारे पास बाजिल नॉर्म्स में, तो बाजिल 2 बात करता है सुपरवाइजरी रिव्यू प्रोसेस में। तो बैंक क्या करता है, आरबीआई एज अ रेगुलेटर यहाँ पर कुछ कुछ बैंक्स को टाइमली यहाँ पर सुपरवाइज करने जाता है, जहां पर खुद के लोग जाते हैं, उसके अंडर ये बात पता चली है। लीडरशिप एमडी एंड सीईओ रहे हैं शशिधर जगदीशन। वर्ल्ड बैंक ने अप्रूव करा है $776 मिलियन डिजिटल एजुकेशन एंड क्लाइमेट रेजिलिएंट फार्मिंग के लिए। तो पंजाब डिजिटल एजुकेशन प्रोजेक्ट पॉइस प्रोग्राम इसका नाम है। नाउ दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। पॉइस प्रोग्राम किससे रिलेटेड है? $286 मिलियन की फंडिंग मिली है पॉइस के लिए, जिसमें 776 में से, जिसमें लर्निंग आउटकम्स को इम्प्रूव करने के लिए डिजिटल टूल्स यूज किए जाएंगे, जिसमें ये स्टूडेंट के परफॉर्मेंस को ट्रैक करते हुए स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर को एनहांस करेंगे। 1.3 मिलियन प्राइमरी स्टूडेंट्स, 2.2 मिलियन सेकेंडरी और 5,92,000 अर्ली चाइल्डहुड लर्नर्स यहाँ पर बेनिफिशियरी हैं। महाराष्ट्र का क्लाइमेट रेजिलिएंट फार्मिंग पोखरा फेज 2 जो है, इसको 490 मिलियन की फंडिंग दी गई है। प्रिसीजन एग्रीकल्चर, क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉपिंग, एआई, रिमोट सेंसिंग, रियल टाइम मॉनिटरिंग होगी। मोर देन 2 मिलियन स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को यहाँ पर बेनिफिट दिए जाएंगे। 30% इंक्रीज होगा फार्मर्स की इनकम में। सॉइल हेल्थ को इम्प्रूव किया जाएगा, वाटर एफिशिएंसी को इम्प्रूव किया जाएगा। जो लोन ये दे रहे हैं उसका टेन्योर यहाँ पर, पंजाब की प्रोजेक्ट मैच्योरिटी 19 साल है और महाराष्ट्र के प्रोजेक्ट की मैच्योरिटी जो है वो 24 ईयर्स। एडीबी अप्रूव कर रहे हैं $475.8 मिलियन का लोन फॉर असम एंड मेघालय। असम के लिए हेल्थ केयर मॉडर्नाइजेशन में है, जहां पर लोन का जो अमाउंट है वो $398.8 मिलियन है। अपग्रेड करेंगे गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल को एक सुपर स्पेशलिटी सेंटर में। ठीक है, तो यहाँ पर सुपर स्पेशलिटी होती है जहाँ पर आपको मल्टीपल हेल्थ बेनिफिट्स मिल जाते हैं, मल्टीपल डिसीजेस के लिए मल्टीपल डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे कि आपका यहाँ पर इससे भी रिलेटेड मिल जाएगा, हार्ट से रिलेटेड भी मिल जाएगा, ठीक है, लंग से रिलेटेड भी मिल जाएगा, तो पल्मोनरी भी मिल जाता है, कार्डिनल भी मिल जाता है। अलॉन्ग विद दैट यहाँ पर आपको कैंसर वगैरह से रिलेटेड बहुत सारी अलग अलग फैसिलिटीज मिल जाती हैं। मेघालय इको टूरिज्म एंड नेचुरल फार्मिंग, इसके लिए $77 मिलियन का लोन है। तो आपको पता ही है इको टूरिज्म एंड नेचुरल फार्मिंग बहुत ज्यादा प्रमोट की जा रही है मेघालय में। तो यहाँ पर सस्टेनेबल इको टूरिज्म, क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर को सपोर्ट करेंगे, लोकल इनकम को बूस्ट करना है, कम्युनिटी बेस्ड टूरिज्म को बूस्ट करना है। सपोर्ट करेंगे मेघालय विजन 2032। पोजीशन यहाँ पर है कि स्टेट को एक लीडिंग इको टूरिज्म डेस्टिनेशन की तरह दिखाना है। एशियन डेवलपमेंट बैंक अप्रूव कर रहे हैं $400 मिलियन का लोन फॉर महाराष्ट्र। तो यहाँ पर सेंक्शन कर रहे हैं $400 मिलियन का लोन रिजल्ट्स बेस्ड लैंडिंग प्रोग्राम के लिए। सिग्निफिकेंटली इंप्रूव करेंगे रोड कनेक्टिविटी और ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को, एनहांस करेंगे रोड 34 डिस्ट्रिक्ट्स में। स्पेशल फोकस दिया जाएगा मराठवाड़ा और विदर्भा रीजन में। इकोनॉमिकली बैकवर्ड, हाईली क्लाइमेट वल्नरेबल और एडिक्वेट कनेक्टिविटी की यहाँ पर देखी जाएगी मेजर मार्केट्स और सर्विसेज में। रोड्स कनेक्ट करेंगी रूरल के साथ में और रिमोट कम्युनिटीज के साथ में। एग्रीकल्चर मार्केट्स, इंडस्ट्रियल एंड लॉजिस्टिक हब्स, हेल्थ केयर फैसिलिटीज, एजुकेशनल स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स और अदर एसेंशियल पब्लिक सर्विसेज। तो यहाँ पर जो रोड्स बनेंगी वो सब चीजों को कनेक्ट करते हुए जाएंगी। ओके, याद रहेगा इतना। रोड सेफ्टी मेजर्स, यहाँ पर इंटरनेशनल रोड असेसमेंट प्रोग्राम हम यूज करेंगे, सेफ्टी अप्रोच यूज कर रहे हैं। एक्सीडेंट रिडक्शन के लिए ट्रेनिंग की जाएगी 120 इंजीनियर्स की मॉडर्न रोड सेफ्टी डिजाइन एंड प्रैक्टिसेस के लिए। आईएमएफ प्रोजेक्ट कर रहा है इंडिया का जीडीपी ग्रोथ 6.6%। अभी मैंने थोड़ा सा बताया था इसके बारे में। तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग 7.8% ग्रोथ देखी गई है फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में, जो कि यहाँ पर रेजिलिएंट डोमेस्टिक इकोनॉमिक कंडीशंस की वजह से थी। इन्फ्लेशन और रिफॉर्म फैक्टर्स की बात करें तो जीएसटी रिफॉर्म्स में यहाँ पर एनहांस करा है टैक्स एफिशिएंसी को और कलेक्शन को। फूड प्राइसेस कम हो गए हैं तो ओवरऑल इन्फ्लेशन चेक में है। ये जो पॉजिटिव फैक्टर्स हैं ये क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहे हैं कि जो 50% के यूएस टैरिफ लग रहे हैं इंडियन गुड्स के ऊपर, उसको थोड़ा सा कम करने के लिए। साथ में यहाँ पर परसिस्टेड ऑन एंड फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड। लॉन्ग टर्म आउटलुक की बात करें तो अंडर बेस लाइन अजम्पशन, मैंने लास्ट वीडियो में आपको दिखाया था कि किस तरीके से आरबीआई ने एक्सपोर्टर्स के लिए जो टाइमिंग है वो सब चीजें चेंज कर दी हैं, बिकॉज इंडिया के एक्सपोर्ट्स बहुत ज्यादा अफेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, सी देयर आर 1000 lakhs of people
who want a market for themselves। और जब हमारी कंट्री के लोगों को हटाया जाएगा किसी मार्केट से तो 1000 अलग कॉम्पिटिटर्स आ जाएंगे। ऐसा समझो कि यहाँ पर अगर कोई एक बड़ी कंपनी हट जाती है, ठीक है, लेकिन मोनोपोली नहीं है, तो ऐसे में जो छोटे कॉम्पिटिटर्स होते हैं उनको फायदा होता है और उनका बेस बन जाता है। तो वो जो मार्केट कैप्चर था ना वो हमारा धीरे धीरे कम होगा, तो डेफिनेटली एक प्रॉब्लम की बात है। ग्रोथ यहाँ पर मॉडरेट हो सकती है स्लाइटली टू 6.2% इन फाइनेंशियल ईयर 2026-27। आईएमएफ बोल रहे हैं कि जो इंडिया का एम्बिशन है कि एक एडवांस इकोनॉमी बने, उसके लिए सबसे पहले तो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लेकर आओ लेबर मार्केट में, लैंड रेगुलेशन करो, एग्रीकल्चर में रिफॉर्म्स लेकर आओ, जुडिशियल और कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट यहाँ पर करो, एजुकेशन और स्किल इकोसिस्टम को बेटर करो, ट्रेड लिबरलाइजेशन, सब चीजों पर काम करना है, ठीक है। आईएमएफ जो है वो यहाँ पर एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, यूनाइटेड नेशंस के लिए हेडक्वार्टर्ड है वॉशिंगटन डीसी के लिए में, और मैनेजिंग डायरेक्टर है इसकी क्रिस्टलिना जॉर्जोविया, काफी सालों से है ये इसकी एमडी। आईएमएफ ने रिक्लासिफाई किया है इंडिया के एक्सचेंज रेट रिजीम को क्रॉल लाइक अरेंजमेंट। अब इस पर ना मुरुनाल सर हैं, आपको पता होगा, उन्होंने एक वीडियो बनाया था, तो दैट केम ऑन माय फीड, मुझे वो काफी ठीक है, अच्छा लगा वीडियो। बट हाँ, कुछ चीजें यहाँ पर स्टूडेंट्स ने अजीब से कमेंट्स कर रखे थे। क्रॉल क्या है ना, ये बोल रहे एकदम से नहीं गिरा है रुपी, रुपी क्या है धीरे धीरे गिर रहा है, क्रॉल लाइक मैकेनिज्म शो कर रहा है, ठीक है, एकदम सडन शार्प फॉल नहीं आया है रुपी में। आईएमएफ जो है इसने क्लासिफाई करा है, रिक्लासिफाई किया है, मीनिंग यहाँ पर इंडिया का डी फैक्टो एक्सचेंज रेट रिजीम को, पहले ये स्टेबलाइज्ड अरेंजमेंट था, अब क्रॉल लाइक अरेंजमेंट है। फीचर्स क्या होते हैं क्रॉल लाइक के, जो है 2% का बैंड मूव कर चुका है विद इन अबाउट अ प्री अनाउंस्ड और इम्प्लिसिट ट्रेंड, मेंटेन कर रहे हैं ये एटलीस्ट 6 मंथ्स के लिए। अब यहाँ पर ये फुल्ली फ्लोटिंग नहीं है, ग्रेजुअली यहाँ पर एडजस्ट करता है बेस्ड ऑन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स। पहले ये यहाँ पर ये चीजें अपने हिसाब से नहीं चल रही थी। देखो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट्स क्या होते हैं, फ्री है, मार्केट रेट फोर्सेस के अकॉर्डिंग चलते हैं। हमारे यहाँ छोटा मोटा पहले यहाँ पर क्या हो रहा था कि आरबीआई इन्फ्लुएंस कर रहा था, अब मेजर इन्फ्लुएंस दिखा रहे हैं। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में यहाँ पर सेंट्रल बैंक जो है इंटरवेंशन के थ्रू इसको मेंटेन कर चलते हैं, जैसे चाइना में होता है। सॉफ्ट पैक्स में इंडिया जो है यहाँ पर गिर रहा है, तो पहले स्टेबलाइज थे, अब यहाँ पर क्रॉल लाइक अरेंजमेंट हमारी देखने के लिए मिल रही है, और जिसमें भी हम गिर रहे हैं, फॉल कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, डिफरेंस क्या है डी ज्यूर एंड डी फैक्टो में, तो इंडिया ऑफिशियली डी ज्यूर है, मीनिंग एक फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट हम यहाँ पर क्लेम कर रहे हैं। हम क्या क्लेम कर रहे हैं, डी ज्यूर है हम, लेकिन आईएमएफ बोल रहा है नहीं, ऐसा नहीं है। आप यहाँ पर जो कंट्री है, आपकी करेंसी जो है वो एक सॉफ्ट पैक की तरह काम कर रही है, कंट्रोल्ड एडजस्टमेंट शो कर रही है। तो अगर आपको हाई लॉन्ग टर्म ग्रोथ चाहिए तो सबसे पहले तो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करो, ये सब छोटी छोटी चीजें करना बंद करो, लेबर मार्केट्स, लैंड एक्विजिशन, एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स, जुडिशियल स्पीड, एजुकेशन स्किल डेवलपमेंट और ओपननेस लेकर आओ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट में। आईएमएफ ग्रेड कर रहा है इंडिया के नेशनल अकाउंट्स डेटा को विद अ सी। ये मैंने आपको ना अपनी जो वीडियो बनाई थी आईएमएफ ने किस तरीके से इंडिया को क्रिटिसाइज किया है, उसमें बताया था कि यहाँ पर आईएमएफ की जो असेसमेंट है, एनुअल रिव्यू इन्होंने दिया है नेशनल अकाउंट्स को, जिसमें कि जीडीपी जीबीए आते हैं एक सी ग्रेड, और सेकंड लोएस्ट पॉसिबल रेटिंग है ये, डी से ऊपर आते हैं हम लोग बस। तो ये दिखा रहे हैं कि मेथोडोलॉजिकल गैप है और एक्यूरेसी हमारी नहीं है, यूजफुलनेस नहीं है मैक्रो इकोनॉमिक डेटा का, एंड दिस इज समथिंग वेरी सैड थिंग, ओके। तो इंडिया की ना इतनी इंसल्ट कराना अच्छी बात नहीं है, मतलब ये मैं जेन्युइनली बोल रही हूँ कि क्यों करा रहे हैं हम इतनी इंसल्ट इंडिया की, और क्यों किस बेसिस पर करा रहे हैं। अब AQI के लिए हमने बोला नहीं, हम तो अपना खुद का इंडेक्स लेकर आएंगे, उससे हवा तो नहीं साफ हो जाएगी ना। हवा जो हम फील कर रहे हैं वो तो हवा गंदी ही है, बट डेफिनेटली इन चीजों के ऊपर हम यहाँ काम करके हम अपने खुद के इंडाइसिस ले आ रहे हैं, बोल रहे हैं नहीं नहीं वो लोग तो गलत बता रहे हैं, वो हवा तो गंदी है, ये तो गलत नहीं बता रहे, हवा तो हमें फील भी हो रही है। तो इंडिया अभी भी 2011-12 का बेस ईयर यूज कर रहा है जीडीपी कैलकुलेशन के लिए। तो इंडिया ने, आईएमएफ ने ऐसा बोला, इंडिया बोला नहीं हम लोग लेकर आ रहे हैं नेक्स्ट ईयर से नया बेस ईयर। तो ये बोल रहे हैं कि जितना तुम लोग लेकर आओगे उतने में तो तुम्हें नया अपडेट कर देना चाहिए था। कैप्चर करेंगे मॉडर्न इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को, वो भी नहीं कर पा रहे अभी तक हम। WPI डिफलेटर्स को भी यूज कर रहे हैं और ये अब किसी काम के नहीं है। ये बोल रहे हैं कि एक आउटडेटेड आपका कॉन्सेप्ट है, ग्लोबल प्रैक्टिसेस में अब इसको यूज नहीं करना चाहिए, कंज्यूमर बेस्ड होना चाहिए या प्रोड्यूसर बेस्ड होना चाहिए, प्रोड्यूसर बेस्ड जो, ना कि यहाँ पर आप दूसरों से सामान खरीद कर फिर इंडिया में बेच रहे हो और फिर बता रहे हो कि नहीं नहीं देखो हमारा WPI कितना अच्छा काम कर रहा है। ये बताओ आपके यहाँ प्रोडक्शन कैसा हो रहा है। डिस्क्रिपेंसीज हमारी जीडीपी एस्टिमेट में प्रोडक्शन अप्रोच और एक्सपेंडिचर अप्रोच के बीच में एक लार्ज डिफरेंस है। अब हमें पता है कि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो मेजरली कंज्यूमर बेस्ड है, ऐसा नहीं है कि हम बहुत ज्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं।
तो एक गैप हमें डेटा कवरेज में भी देखा गया, डेटा सही नहीं मिला, अजम्पशन सही नहीं मिले, डेटा डेफिसिट बहुत ज्यादा देखा गया, स्पेशली इनफॉर्मल सेक्टर में तो बहुत ही कम डेटा हमारे पास था, ठीक है। और जो डेटा था भी तो वो डेटा कंसिस्टेंट नहीं था, एक रेगुलर टाइमिंग के साथ नहीं था। सीजनल एडजस्टमेंट्स की बात करें कि इंडिया जो है वो सीजनली एडजस्टेड जीडीपी डेटा नहीं प्रोवाइड कर रहा है, जो कि एक्यूरेट इकोनॉमिक एनालिसिस के लिए जरूरी है। अब हम ग्रैन्युलर डेटा भी यहाँ पर चाहिए, डिटेल्ड ब्रेकडाउन होना चाहिए कि इंस्टीट्यूशनल सेक्टर वाइज कैपिटल फॉर्मेशन कैसी हुई है, ताकि बेटर पॉलिसी मेकिंग कर पाए। सीपीआई कंज्यूमर प्राइस ग्रेड को हमें बी ग्रेड मिला है, क्योंकि आउटडेटेड बेस ईयर है, ओल्ड कंजम्पशन बास्केट यूज कर रहे हैं, जो करेंट कंज्यूमर बिहेवियर को शो ही नहीं कर रही है। एनपीसीआई भारत बिल पे ने लॉन्च किया है बैंकिंग कनेक्ट इंटर ऑपरेबल नेट बैंकिंग के लिए। तो यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया है बैंकिंग कनेक्ट, जो कि एक फुल्ली इंटर ऑपरेबल नेट बैंकिंग फ्रेमवर्क है। एक कोई भी मर्चेंट यहाँ पर इंटीग्रेट कर सकते हैं एनी पेमेंट एग्रीगेटर को टू एक्सेप्ट नेट बैंकिंग पेमेंट फ्रॉम ऑल बैंक्स। तो यहाँ पर जो मल्टीपल बायलैटरल इंटीग्रेशंस की जरूरत है मर्चेंट्स, एग्रीगेटर्स और बैंक्स के बीच में, उसको खत्म कर दिया गया है। बेनिफिट्स क्या है? पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को सिंप्लीफाई कर रहे हैं, ऑपरेशनल बर्डन्स को रिड्यूस कर रहे हैं, ट्रांजैक्शन सक्सेस रेट्स को एनहांस कर रहे हैं। आरबीआई एक इम्प्रूव्ड ओवरसाइट दे रहा है नेट बैंकिंग फ्लोज के लिए, ट्रांजैक्शन लिंक्ड टू क्रिप्टो, ऑनलाइन गेमिंग रिलेटेड पेमेंट्स। फ्यूचर टारगेट क्या है? एनबीबीएल एम कर रहा है कि स्केल करेगा प्लेटफॉर्म को 1 बिलियन मंथली ट्रांजैक्शंस के लिए विद इन 4 इयर्स। करेंटली यहाँ पर 260 मिलियन ट्रांजैक्शंस पर मंथ हम हैंडल कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट जाते हैं, भीम ऐप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं यूपीआई सर्कल फुल डेलीगेशन, जिसमें की पर्पस और फीचर की बात कर रहे हैं ये लोग कि भाई पर्पस क्या है और फीचर क्या है। पर्पस क्या है स्कीम का, यहाँ पर फीचर्स के, तो एनपीसीआई भीम सर्विस लिमिटेड जो है इन्होंने यूपीआई सर्कल फुल डेलीगेशन निकाला है भीम ऐप पर। एक प्राइमरी यूजर को अलाउ किया गया है कि वो ऑथराइज्ड ट्रस्टेड पीपल डेलीगेट जो है वो परफॉर्म करें यूपीआई पेमेंट्स उनके बिहाफ पर। डेलीगेट से आप पेमेंट कर सकते हैं प्राइमरी यूजर के बैंक अकाउंट से, जिसमें 15,000 रुपीज की लिमिट है और डेलीगेशन वैलिडिटी 5 साल की रहेगी। सीनियर सिटीजन, यंग अडल्ट और इंडिविजुअल्स जिनको असिस्टेंस चाहिए डिजिटल पेमेंट के लिए, उनके लिए रहेगा, ठीक है। सॉरी। तो यहाँ पर एनबीएसएल की बात करते हैं, इनकॉर्पोरेट किया गया था 2024 में। एनपीसीआई की होली ओन सब्सिडरी है, होली ओन सब्सिडरी ऐसे लिखते हैं, ठीक है। एमबीएन सीईओ ललिता राज हैं। ये कुछ आपको आते हैं ना एक्रोनिम्स, तो वो होली ओन सब्सिडरी इस तरीके से लिखा जाता है, याद रखना। गिफ्ट सिटी जो है वो एक मेजर ग्लोबल फाइनेंशियल हब बन गया है, जहां पर 38 बैंक्स हैं। गिफ्ट सिटी में अब यहाँ पर गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी इंडिया का पहला ग्लोबल फाइनेंशियल एंड आईटी हब बना है, लोकेटेड है गांधीनगर गुजरात में। मल्टी सर्विस स्पेशल इकोनॉमिक जोन इंडिया की ऑफिशियल इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर है। नोटिफाई किया गया है एसईजी एक्ट, दैट इज स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट 2005 के अंडर। इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज लॉन्च किया गया था जुलाई 2022 में। आईएफएससी के एग्जाम जो स्टूडेंट्स ने दिया है उनके लिए इसको मैंने प्रोवाइड किया हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर प्रमोट इसको किया गया है एनएससी इंडिया, आईएनएक्स, एनएसडीएल, सीडीएसएल और एमसीएक्स के थ्रू। बैंकिंग प्रेजेंस की बात करते हैं तो गिफ्ट आईएफएससी जो है वो होस्ट कर रहे हैं 38 बैंक्स को हमारे कंबाइंड एसेट बेस, जिसमें हमने $100.14 बिलियन का रखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट अगर हम बात करें ग्लोबल बैंक्स कौन कौन से प्रेजेंट हैं, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, एचएसबीसी, जेपी मॉर्गन, सिटी, तुस्चे, बीएनपी परिबास, बार्कलेज। मेजर एशियन बैंक में मिजुओ आ जाता है, एमयूएफजी आ जाता है, एएनजी आ जाता है, कतर नेशनल बैंक एंड डीबीएस जो सिंगापुर वाला है। मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस में न्यू डेवलपमेंट बैंक आपके हैं। करंट इकोसिस्टम में 20 फिनटेक फिन एंटिटीज हैं, 8 कंपनीज रेगुलेटरी सैंडबॉक्स में है, स्प्रेड कर रही हैं अक्रॉस नियरली 1000 एकर्स, जहां पर एक्सपेंशन प्लान किया गया है 3300 प्लस एकर्स में। NARCL यहाँ पर नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड ने अक्वायर करे हैं 1000 करोड़ की डेट यहाँ पर ऑफ एंटरटेनमेंट सिटी फॉर 711 करोड़। यहाँ पर डिटेल्स क्या है, तो नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड जो एक बैंक की तरह भी जानी जाती है, एक 1000 करोड़ के स्ट्रेस डेट है इनके पास नोएडा की एंटरटेनमेंट सिटी। परचेज प्राइस 711 करोड़ का है। लेंडर्स और प्रोसेस जो है लीड लेंडर यहाँ पर पंजाब बैंक है। व्हाट इज लीड लेंडर? एक कंसोर्टियम बैंक होती है, जैसे कि ये पूरा का पूरा एक लोन 1000 करोड़ का जो है वो पीएनबी ने तो दिया नहीं है, इसमें बहुत सारे बैंक्स रहे होंगे, जिनमें एक मेन बैंक जो कि डॉक्यूमेंट कलेक्ट करना, जो कि यहाँ पर रीपेमेंट फैसिलिटेट करना, यहाँ पर इन सभी बैंक्स को साथ में लेकर आना, इस पूरे लोन की फैसिलिटीज को चेक करना,
मेन बैंक की तरह काम करता है। तो लीड लेंडर हमारा पंजाब नेशनल बैंक रहा। बिडिंग जो है वो पीएनबी इन्वेस्टमेंट सर्विसेज ने यहाँ पर मैनेज की। स्विफ्ट चैलेंज आउटकम की बात करें तो यहाँ पर कंडक्ट किया गया था कि इनवाइट करे काउंटर ऑफर्स, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास में कोई हायर बिड्स जो है वो रिसीव नहीं की गई। लेंडर्स जो है वो फुल प्रिंसिपल रिकवरी अपना रिसीव कर रहे हैं ड्यू टू स्ट्रक्चर्ड टर्म्स ऑफ द ऑफर, ठीक है। पीएनबी ने यहाँ पर बेसिकली प्रिंसिपल मिल जाएगा, इंटरेस्ट कंपोनेंट नहीं मिलेगा। पीएनबी ने साइन किया है एमओयू महिंद्रा लास्ट माइल मोबाइल कनेक्टिविटी ईवी फाइनेंसिंग के लिए। तो पार्टनरशिप में यहाँ पर महिंद्रा लास्ट माइल मोबिलिटी लिमिटेड की हो रही है ताकि स्ट्रेंथन करें फाइनेंसिंग इलेक्ट्रिक कमर्शियल व्हीकल्स के लिए। पीएनबी ऑफर करेगा कस्टमाइज्ड लोन प्रोडक्ट्स इलेक्ट्रिक व्हीलर्स के लिए। लोन यहाँ पर कमर्शियल ईवीज के लिए जो कि मैन्युफैक्चर्ड है बाय एमएल वो रहेंगे। बेनिफिट्स में फ्लेक्सिबल रीपेमेंट प्लान्स रहेंगे, सिंप्लीफाइड क्रेडिट प्रोसेसिंग रहेगी, एनहांस डिजिटल एंड ब्रांड सपोर्ट रहेगा, एक्सलेरेट करेंगे ईवी अडॉप्शन लास्ट माइल मोबिलिटी में अक्रॉस इंडिया। एसबीआई और बैंक ऑफ इंडिया ने एमओयू साइन किया है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए इन प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग। तो यहाँ पर एमओयू ताकि एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में बने, लीडरशिप और कैपेसिटी को बिल्ड करना है प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग में। जो बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं या तो हम कोई नया यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अपनी नई सब्सिडरी निकाल रहे हैं, नया प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं, बड़े प्रोजेक्ट्स जो होते हैं, या तो फिर हम एक्सपेंड कर रहे हैं अपनी कंपनी को, ठीक है। तो अक्रॉस इंडिया इसके लिए रहेगा। ज्वाइंट एफर्ट्स रहेंगे कि को फाइनेंसिंग अपॉर्चुनिटीज, मीनिंग आपका जो बैंक ऑफ इंडिया और एसबीआई है दोनों मिलकर यहाँ पर लोन दे रहे हैं, ठीक है। को ब्रांडेड विजिबिलिटी रहेगी और ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग होगी स्टाफ के लिए। एसबीआई इंडिया का लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है। बैंक ऑफ इंडिया एक मेजर पीएसबी है जिसमें कि प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग, कॉर्पोरेट बैंकिंग और ट्रेड एक्सपर्टीज के लिए इसको जाना जाता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। इंडियन बैंक ने अचीव किया है फुल इम्प्लीमेंटेशन स्विफ्ट आईएसओ 222 स्टैंडर्ड के लिए। की अचीवमेंट्स, इंडियन बैंक जो है इसने अभी कंप्लीट कर लिया फुल इम्प्लीमेंटेशन स्विफ्ट के आईएसओ 222 मैसेजिंग स्टैंडर्ड का, जो कि एक माइलस्टोन अचीव किया गया था बिफोर द ग्लोबल डेडलाइन ऑफ नवंबर 22। इंडिया ने अचीव करा 100% कंप्लायंस, सरपास कर रहे हैं ग्लोबल एवरेज 87% का। अचीवमेंट यहाँ पर एक रिजल्ट है स्ट्रॉन्ग पुश एंड कोऑर्डिनेशन का। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने अर्ज किया बैंक्स को कि वो एक्सलेरेट करें आईटी मॉडर्नाइजेशन को। आरबीआई मॉनिटर और डायरेक्ट कर रहा है इम्प्लीमेंटेशन ताकि टाइमली कंप्लीशन हो पाए। रिचर स्ट्रक्चर्ड और डिटेल्ड पेमेंट डेटा रहेगी, एनालिटिक्स रहेंगे बेटर डिसीजन मेकिंग के लिए, कंप्लायंस यहाँ पर ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के साथ होगी, फ्रॉड प्रिवेंशन किया जाएगा डिटेल्ड डेटा फील्ड्स के लिए, ट्रांसपेरेंसी और इंटरऑपरेबिलिटी जो है वो ग्लोबल पेमेंट सिस्टम्स के अक्रॉस होगी। स्विफ्ट एम्फेसाइज कर रहे हैं कि जो डेडलाइन है वो एक्सटेंड नहीं होगी और नॉन कंप्लायंट बैंक्स जो है वो ग्लोबली यहाँ पर रिस्क करते हैं पेमेंट डिसरप्शंस को, पेनल्टीज को, सस्पेंशन होता है फ्रॉम सिक्योर ग्लोबल फाइनेंशियल मैसेजिंग का। इम्प्लीमेंटेशन टाइमलाइन की बात करें, ट्रांजिशन आपका स्टार्ट हुआ था मार्च 2023 में और को एग्जिस्टेंस पीरियड जो है वो प्रोवाइड किया कर रहा था वेयर बोथ एम्प्टी मैसेजेस एंड आईएसओ 222 मैसेजेस ऑपरेट कर रहे थे साइमल्टेनियसली फॉर अ लिमिटेड फेज। सोर्स यहाँ पर जो है वो आपको यहाँ बेसिकली न्यूज का सोर्स है, ओके। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पार्टनरशिप कर रही है एफपीएसबी इंडिया के साथ में ताकि फाइनेंशियल प्लानिंग एक्सीलेंस को प्रमोट करे। नेचर क्या है कोलैबोरेशन की, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने एमओयू साइन किया है फाइनेंशियल प्लानिंग स्टैंडर्ड्स के साथ बोर्ड के साथ में इंडिया में, और बैंक जो है वो एक अप्रूव्ड कॉर्पोरेट पार्टनर है एफपीएसबी इंडिया का। एनहांस करेंगे फाइनेंशियल प्लानिंग स्टैंडर्ड्स को ताकि वेल्थ मैनेजमेंट रीजनल मैनेजर्स को अपस्किल किया जाए। बेसिकली यहाँ पर वेल्थ मैनेजर्स क्या करते हैं, जो लोगों की खुद के यहाँ पर हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स होते हैं, ठीक है, उनकी यहाँ पर वो लोग क्या करते हैं, वो अपना पैसा देते हैं, उसको अलग अलग जगह अलग अलग चीजों में इन्वेस्ट करते हैं और उन लोगों की जो वेल्थ है उसको और ज्यादा ग्रो करते हैं। तो ट्रेनिंग दी जाएगी, एक्सेस दी जाएगी सीएफपी सर्टिफिकेशन प्रोग्राम के लिए। पार्टनरशिप के बेनिफिट्स क्या है, स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग रहेगी वेल्थ मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स के लिए और हायरिंग जो है सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर्स की कैंडिडेट्स की हो पाएगी। डेवलपमेंट होगा करियर पाथवेज का सीएफपीआर प्रोफेशनल्स के लिए विद इन दी बैंक को। एफपीएसबी इंडिया की बात करें तो ये ग्लोबली रिकॉग्नाइज सीएफपीआर सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करते हैं और अपार्ट है एफपीएसबी लिमिटेड के नेटवर्क के, जिसमें 2,30,000 प्रोफेशनल्स वर्ल्ड वाइड इंक्लूडेड हैं, ठीक है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एफपीएसबी इंडिया जो है वो टीम अप कर रही है एनहांस करने के लिए। चलो नेक्स्ट आते हैं। ईसैफ फाइनेंशियल होल्डिंग सबमिट करें न्यू प्रपोजल ताकि रिड्यूस करे प्रमोटर शेयर होल्डिंग ईसैफ बैंक में। रीजन क्या है रिवाइज प्रपोजल का,
आरबीआई रिजेक्ट कर रही है ईसैफ फाइनेंशियल होल्डिंग्स को। अर्लियर प्रपोजल से न्यू प्लान जो है वो सबमिट किया गया ताकि मीट करे सेंट्रल बैंक की रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स को। दिया विकास कैपिटल होल्ड करेंगे 5% से कम, यहाँ पर रिड्यूस फ्रॉम प्रीवियसली प्रपोज 12.17%। यहाँ पर प्रमोटर होल्डिंग जो है वो आपकी कम हो जाएगी। प्रमोटर होल्डिंग होती है जो आइडिया प्रमोटर्स होते हैं जो आइडिया से काम कर रहे होते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के। 44.42 जैसे मार्क जुकरबर्ग हो गए फेसबुक के लिए, ठीक है, या मेटा के लिए। रिडक्शन यहाँ पर अचीव किया जाएगा बाय प्रोवाइडिंग एग्जिट ऑप्शंस टू स्पेसिफिक शेयर होल्डर्स, और यहाँ पर न्यू शेयर होल्डर्स को लेकर आएंगे। करेंट शेयर होल्डिंग स्ट्रक्चर की बात करें तो ईसैफ फाइनेंशियल होल्डिंग्स जो है वो प्रेजेंटली 52.92% होल्ड करती है। मैनेजिंग डायरेक्टर के पॉल थॉमस के पास में 6.06% यहाँ पर इक्विटी होल्डिंग है जो कि अनचेंज रहेगी। ईसैफ स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है वो एक पार्टी नहीं है टू द स्कीम, लेकिन डिटेल्स उन्होंने डिस्क्लोज की है रेगुलेटरी नॉर्म्स की वजह से। टाटा रियल्टी और डीबीएस इंडिया ने मिलकर साइन किया है यहाँ पर 1280 करोड़ रुपीस की ग्रीन लोन फैसिलिटी। तो पर्पस क्या है इस लोन का, यहाँ पर डेवलप कर रहे हैं इंटीलियन पार्क गुरुग्राम में, जो कि एक 2.1 मिलियन स्क्वायर फीट ऑफिस कैंपस रहेगा जहां पर 4 टावर्स रहेंगे अंडर टाटा रियल्टीज इंटीलियन ब्रांड। लोन अवेल किया जाएगा एक स्पेशल पर्पस व्हीकल के थ्रू। डीबीएस बैंक इंडिया जो है वो यहाँ पर एक सोल एडवाइजर और ग्रीन लोन कोऑर्डिनेटर की तरह काम करेगी। टाटा ग्रुप की कमिटमेंट रिफ्लेक्ट की जा रही है सस्टेनेबिलिटी, एनवायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल डेवलपमेंट और ग्रीन फाइनेंसिंग की। लीडरशिप स्टेटमेंट में संजय दत्त सीईओ है टाटा रियल्टी के, उन्होंने बोला है कि प्रोजेक्ट जो है वो टाटा की लीगेसी ऑफ सोशल एंड एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी को यहाँ पर अलाइन कर रहा है। टीसीएस ने 5 स्टार एग्रीमेंट साइन किया है सैप के साथ में ताकि एनहांस करें आईटी और एआई ऑपरेशंस को। पार्टनरशिप की पर्पस क्या है, स्ट्रीमलाइन करना है सैप का आईटी ऑपरेशन, एनहांस करना है एआई ड्रिवन कैपेबिलिटीज फास्टर और मोर एफिशिएंट प्रोसेसेस के लिए। एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स यहाँ पर फास्टर डेवलपमेंट साइकिल्स है, लोअर टोटल कॉस्ट हमारी यहाँ पर रहेगी ओनरशिप के लिए, इंप्रूव्ड अलाइनमेंट रहेगी हमारे पास में आईटी एक्टिविटीज की विद बिजनेस गोल्स। एंड बैकग्राउंड की बात कर लेते हैं। अब ये आपका बिल्ड हुआ है अपॉन अ 20 ईयर लॉन्ग कोलैबोरेशन। टीसीएस जो है इन्होंने प्रीवियसली यहाँ पर हेल्प किया था सैपको की वो एक स्केल एंटरप्राइज क्लाउड सर्विसेज जो है एंटरप्राइज क्लाउड सर्विसेज को बिल्ड करें और स्केल कर पाए उसको, एंड साथ में पे पर यूज क्लाउड मॉडल्स की तरफ ट्रांजिशन करना था। जर्मन मल्टीनेशनल सॉफ्टवेयर कॉर्पोरेशन एंड यहाँ पर एक हेडक्वार्टर्स का वॉल्ड्रॉफ बैडन विट्सबर्ग जर्मनी में। जो लोग फाइनेंस से रिलेटेड है उनको इसके बारे में अच्छे से पता भी होगा कंपनी के। इफको टोक्यो जनरल इंश्योरेंस ने टाई अप किया है कोऑपरेटिव्स के साथ में ताकि माइक्रो इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन ये लोग कर पाए। अब यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्या है इनिशिएटिव का, एक्सपेंड करना एक्सेस टू माइक्रो इंश्योरेंस अक्रॉस इंडिया। रीच जो है अंडर कवर्ड एंड रूरल कम्युनिटीज के साथ रहेगी। पार्टनरशिप में हमारे पास कोऑपरेटिव्स रहेंगे जो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे माइक्रो इंश्योरेंस पैकेजेस, हेल्थ इंश्योरेंस, मोटर इंश्योरेंस। ऑर्गेनाइजेशनल बैकग्राउंड की बात कर लेते हैं। इफको टोक्यो यहाँ पर एक 51-49 ज्वाइंट वेंचर है। 51% इफको इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड, 49 टोक्यो मरीन ग्रुप जापान। सेलिब्रेट करें सिल्वर जुबली यहाँ पर जो कि 2000 में फाउंड किया गया था। स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। एडा का पुश है फॉर ग्रेटर इंश्योरेंस इंक्लूजन, डेवलप द अफोर्डेबल इंश्योरेंस सुटेबल फॉर लो इनकम कस्टमर्स। तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक ने लॉन्च किया है लोन ओरिजिनेशन सिस्टम। स्पीड अप करेंगे लोन प्रोसेसिंग, इंप्रूव करेंगे एक्यूरेसी एंड स्टैंडर्डाइजेशन लोन वर्कफ्लोज में। डेवलप किया गया इसको इन कोलैबोरेशन विद न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर नोएडा। एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड में बैंक इनॉग्रेट कर रहा है न्यू प्रीमिसेस इसकी पहली क्रेडिट मैनेजमेंट सेंटर के लिए फूटकुंडी। एम है कि स्ट्रेंथन करेंगे लैंडिंग ऑपरेशंस और रिड्यूस करेंगे टर्न अराउंड टाइम। हेडक्वार्टर है फूटकुंडी तमिलनाडु में। केवी रामामूर्ति जो है वो सीईओ है। 19 प्राइवेट बैंक्स को अलाउ किया गया है कि वो ऑपरेट करेंगे कैपिटल गेन्स अकाउंट स्कीम। तो रिवैम्प कर रही हैं कैपिटल गेन्स अकाउंट स्कीम को, परमिट करेंगे 19 प्राइवेट बैंक्स को जिसमें एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक और अदर्स आ जाते हैं। नवंबर 19 2025 में न्यू रूल्स रिकॉग्नाइज करेंगे यूपीआई, आईएमपीएस, नेफ्ट क्रेडिट कार्ड्स को, इसको यूज करेंगे ताकि डिपॉजिट करे कैपिटल गेन। कैपिटल गेन पता है ना क्या होता है, जब आप जैसे मान लो आपने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे या आपने कोई रियल एस्टेट खरीदा और उसको आपने बेचा तो उससे जो प्रॉफिट्स आपको हो रही हैं। तो स्कीम में अब हमारे पास सेक्शन 54 जी आएगा जहां पर कैपिटल गेन अगर इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग शिफ्टिंग फ्रॉम अर्बन एरियाज टू स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। ये आपको मैंने आई थिंक
पहले भी स्कीम करवा रखी है एक बारी, कैपिटल गेन्स अकाउंट स्कीम, उसके अंदर हमने पढ़ा था। इंपॉर्टेंट फ्यूचर चेंज क्या है, अप्रैल 1 2027 मतलब कि अगले साल जो हमारा नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा 27 वाला, उसमें अकाउंट क्लोजर जो है वो फुल्ली इलेक्ट्रॉनिक होगा, डिजिटल सिग्नेचर लगेंगे, इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड लगेगा, पेपर बेस्ड क्लोजर्स यहाँ पर एलिमिनेट कर दिए जाएंगे। 2 अकाउंट्स रहेंगे, अकाउंट ए सेविंग और दूसरा होगा टर्म डिपॉजिट। तो बेसिकली क्या है, अगर मान लो यहाँ पर एक कंपनी ने शिफ्ट करा अर्बन से स्पेशल इकोनॉमिक जोन में, अब उनको ऑफ कोर्स बहुत सारे टैक्स बेनिफिट्स एंड अलग अलग चीजें मिलने वाली हैं। वो जो पैसा मिल रहा है, जब तक वो कहीं और इसको इन्वेस्ट नहीं कर रहे, तब तक के लिए वो क्या करेंगे, बैंक में 2 अकाउंट खोल सकते हैं, या तो सेविंग अकाउंट या तो टर्म डिपॉजिट अकाउंट। उसमें इस पैसे को डिपॉजिट कर देंगे और बाद में इसे यूज कर सकते हैं। तो एफडी यहाँ पर ऑटो क्लोज अपॉन मेच्योरिटी हो जाता है। एफडीज आपको पता ही होगा, फिक्स डिपॉजिट जो होते हैं क्लोज होकर फिर इन पर सेविंग अकाउंट वाला इंटरेस्ट लगता है। प्राइवेट बैंक्स ने अनेबल किया है सीजीएएस को, ठीक है। ईसेफ स्मॉल फाइनेंस बैंक को ईएसडी रेटिंग मिली है 75.4 की केयर एज से। तो केयर एज ने इनकी रेटिंग को अपग्रेड कर दिया है और ये अब यहाँ पर ईएसडी 1 कैटेगरी के अंदर आता है, जो कि वन ऑफ द हाईएस्ट रेटिंग है इंडियन बैंकिंग सिस्टम में। शार्प इंप्रूवमेंट 68.1 से देखे गए हैं। स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स हैं, बेस्ट इन क्लास डिस्क्लोजर्स है, ट्रांसपेरेंट ईएसडी रिपोर्टिंग होगी, लीडरशिप एनवायरमेंटल एंड सोशल कमिटमेंट में देखी जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पर सीबीडीटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने लॉन्च किया है सेकंड फेज नज इनिशिएटिव का फॉर फॉरेन एसेट कंप्लायंस। वॉलंटरी कंप्लायंस होगा अमंग इंडिविजुअल होल्डिंग अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन एसेट्स, फैसिलिटेट करेंगे टैक्स कंप्लायंस अंडर द ब्लैक मनी एक्ट एंड अदर लॉज। सेकंड फेज में यहाँ पर हमारा फर्स्ट नज कैंपेन की सक्सेस के बाद में होगा। फर्स्ट फेज टारगेट करता है टैक्स पेयर्स को, जिनको आइडेंटिफाई हम करते हैं ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन डेटा शेयरिंग के थ्रू। सीबीडीटी का प्रूडेंट अप्रोच क्या है, प्रोफेशनलिज्म, रिस्पॉन्सिबल एंड रिस्पॉन्सिव, अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉस, ट्रांजेक्शंस, बिजनेस, डेडिकेशन एंड डेटा बेस्ड डिसीजन मेकिंग, इफेक्टिव एनफोर्समेंट विद एम्पैथी, non-intrusive administration increasing compliance, टेक्नोलॉजी ड्रिवन टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन। पढ़ लेना, याद कर लेना ठीक है। तो यहाँ पर प्रोफेशनलिज्म, रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिव, अंडरस्टैंडिंग, डेडिकेशन, डेटा बेस्ड डिसीजन मेकिंग, इफेक्टिव एनफोर्समेंट करना है, नॉन इंट्रूसिव एनफोर्स एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए, टेक्नोलॉजी ड्रिवन टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, डेटा क्रॉस वेरिफिकेशन होगा, नॉन इंट्रूसिव कम्युनिकेशन नजेस रहेंगे, सिंप्लीफाइड कंप्लायंस रहेगा। अमरावती को रिकॉग्नाइज किया गया है इंडिया का पहला इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल सिटी। ऑफिशियल रिकॉग्निशन मिला है अमरावती को, तो एक मेजर माइलस्टोन इन द डेवलपमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश कैपिटल रीजन। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने बोला है कि अमरावती जो है कंट्री की पहली फर्स्ट इंटीग्रेटेड हब बनेगी, जहां मेजर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एक साथ ऑपरेट करेंगे कंसोलिडेटेड जोन में। और यहाँ पर एन चंद्रबाबू नायडू इसके सीएम हैं। इन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखे हैं सेवरल बिल्डिंग्स के लिए, जो कि नेशनलाइज्ड बैंक ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड हैं। और यहाँ पर न्यू कैपिटल सिटीज फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट जो है वो बिल्ड की जाएगी। 15 मेजर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एसबीआई, पीएनबी, एलआईसी, नबार्ड और अदर टॉप पब्लिक सेक्टर एंटिटीज जो हैं वो अपनी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज शुरू कर चुके हैं। डेवलपमेंट टाइमलाइन एंड विजन क्या है, तो चंद्रबाबू नायडू ने बोला है कि मेजर कैपिटल सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो आपका 2028 तक कंप्लीट हो जाएगा। आइकॉनिक आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर्स बनेंगे, क्वांटम वैली एक हाईटेक इनोवेशन जोन बन रहा है, इसके बारे में हमने पीआईबी में पढ़ा था। डेवलपमेंट होगा क्वांटम कंप्यूटर प्रोजेक्ट का, एक फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजिकल विजन देखा जाएगा। साथ में अमरावती एक स्ट्रॉन्ग, मॉडर्न और ग्लोबली कॉम्पिटिटिव कैपिटल सिटी बन जाएगी। उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक ने पार्टनरशिप की है एक्सिस सिक्योरिटीज के साथ में, ताकि लॉन्च करे 3-in-1 अकाउंट। तो यहाँ पर उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में आ चुके हैं एक्सिस सिक्योरिटीज के साथ में, जहां सेविंग, डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट जो है वो एक साथ खोले जाएंगे। कोलैबोरेशन इसी के ऊपर हुई है। बेनिफिट्स क्या है, कस्टमर एक सिंगल प्लेटफॉर्म यूज कर बैंकिंग और इन्वेस्टमेंट नीड्स को फुलफिल कर पाएंगे। अकाउंट एक्सेस जो है वो बैंक ब्रांचेस, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, असिस्टेड सर्विस चैनल्स के थ्रू मिल जाएगी। एक्सेस सिक्योरिटीज टेक्नोलॉजी बैक्ड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म इन्हें प्रोवाइड करेंगे, स्टॉक मार्केट रिसर्च सपोर्ट दिया जाएगा और फ्लेक्सिबल इन्वेस्टर फ्रेंडली ब्रोकरेज प्लान्स रहेंगे। नेपाल ने इशू करा है न्यू एनपीआर 100 बैंक नोट, फीचर कर रहे हैं डिस्प्यूटेड इंडियन टेरिटरीज। तो नेपाल ने एक न्यू एनपीआर 100 बैंक नोट निकाला है, जिसमें कि एक अपडेटेड मैप है और रिवाइज्ड मैप में लीपू लेक,
लिम्पियोदरा और काला पानी, ये टेरिटरीज जो कि इंडिया उत्तराखंड का पार्ट समझती है उसको ऐड करा है। ठीक है, तो यहाँ पर न्यू नोट में सिग्नेचर रहेंगे फॉर्मर नेपाल राष्ट्र बैंक गवर्नर महाप्रसाद अधिकारी के। अब आप समझ लो इंडिया को एक नेपाल जैसा कंट्री भी यहाँ पर चैलेंज कर रहा है, क्यों कर पा रहा है? चाइना के इन्फ्लुएंस की वजह से। एनआरबी क्लैरिफाई करे कि जो अपडेटेड मैप फीचर है वो केवल और केवल 100 रुपीज के नोट पर है, नेपाल गवर्नमेंट की डायरेक्टिव्स के अकॉर्डिंग। बैकग्राउंड यहाँ पर बॉर्डर इशू का क्या है, मई 2020 में नेपाल ने एक पॉलिटिकल मैप निकाला जिसमें बोला कि ये टेरिटरीज तो नेपाल की है। नेपाल के पार्लियामेंट ने लेटर एंडोर्स कर दिया जिस सीजन को इंडिया ने रिजेक्ट कर दिया नेपाल के क्लेम, बोले कि यूनिलैटरल आर्टिफिशियल एनलार्जमेंट करने की कोशिश की जा रही है। इंडिया नेपाल के बॉर्डर की बात करें तो यहाँ पर 1850 किलोमीटर का स्ट्रेच है जिसमें कि सिक्किम, वेस्ट बंगाल, बिहार, यूपी, उत्तराखंड आपके आते हैं। एचसीएल टेक्नोलॉजीज और एडब्ल्यूएस ने एक स्ट्रेटेजिक पैक्ट साइन करा है ताकि ट्रांसफॉर्म करें फाइनेंशियल सर्विसेज को थ्रू एआई। तो एचसीएल टेक जो है वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, वो एक Amazon वेब सर्विसेज के साथ में AWS इनको बोलते हैं एक स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं ताकि एआई लेड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हो फाइनेंशियल सर्विस इंडस्ट्री में। आउटडेटेड लीगेसी आईटी सिस्टम है, फ्रेगमेंटेड डेटा स्टोर्ड अक्रॉस मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स, कॉम्प्लिकेटेड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि बीएफएसआई कंपनीज फेस कर रही हैं। एचसीएल टेक और एडब्ल्यूएस जो है वो प्री बिल्ट इंडस्ट्री कंप्लायंट डिजिटल सॉल्यूशंस बैंकिंग, वेल्थ मैनेजमेंट, इंश्योरेंस के लिए प्रोवाइड करते हैं। कोर सिस्टम मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, अडॉप्शन हो रहा है एआई पावर्ड ऑटोनॉमस फाइनेंशियल सर्विसेज का, एफिशिएंसी इंप्रूव की जाएगी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में, फास्टर डिप्लॉयमेंट होगा एआई सॉल्यूशंस का, लोअर ऑपरेटिंग कॉस्ट एनहांस करेंगे कस्टमर एक्सपीरियंस। रेलटेल ने पार्टनरशिप की है नोकिया के साथ ताकि मॉडर्नाइज करें ऑप्टिकल ट्रांसपोर्ट नेटवर्क अक्रॉस इंडिया। पार्टनरशिप नोकिया के साथ में अपग्रेड कर रहे हैं नेशनल लॉन्ग डिस्टेंस नेटवर्क, मेट्रो ऑप्टिकल ट्रांसपोर्ट नेटवर्क। नोकिया और इसके ऑथराइज्ड पार्टनर्स ने कंप्लीट किया है अपग्रेड करना रेलटेल के डेंस वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग नेटवर्क को, डिप्लॉय करेंगे करियर ग्रेड नेट सिस्टम्स को, इंस्टॉल कर रही है एडवांस मेट्रो ऑप्टिकल ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स। नोकिया 1830 फोटोनिक सर्विस स्विच होगा और एडवांस्ड ऑप्टिकल ट्रांसपॉन्डर्स रहेंगे। बेनिफिट्स क्या है अपग्रेड के, हायर ट्रांसमिशन कैपेसिटी, कॉस्ट पर बिट ऑफ डेटा हमारी रिड्यूस हो जाएगी, स्पीड बढ़ेगी, रिलायबिलिटी बढ़ेगी, क्वालिटी बढ़ेगी नेटवर्क सर्विसेज की, स्ट्रेंथन करेंगे डिजिटल बैकबोन रेलटेल के लिए और बेनिफिट दिया जाएगा गवर्नमेंट ऑफ पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को। संजय कुमार जो है वो चेयरमैन एंड एमडी है रेलटेल के। एयर इंडिया रीइंस्टेट कर रही है कोड शेयर एग्रीमेंट एयर कनाडा के साथ में। तो यहाँ पर स्ट्रेंथन करेंगे ट्रैवल कनेक्टिविटी इंडिया और कनाडा के बीच में। एयर इंडिया यहाँ पर एआई कोड ऑन एयर कनाडा फ्लाइट्स रखेगी फॉर द फॉलोइंग रूट्स। अब यहाँ पर हमारे पास में वैंकूवर से कैलगरी, एडमंटन, विनीपेग, मॉन्ट्रियल ये सभी रहेंगे टू हैलिफैक्स, फ्रॉम लंदन हेथ्रो, ठीक है, टू वैंकूवर एंड कैलगरी। बेनिफिट्स क्या है, अमृतसर, अहमदाबाद, मुंबई, हैदराबाद, कोची, दिल्ली, यहाँ पर हमारे पास फ्लाइट्स कनेक्शन मिल जाएंगे वाया दिल्ली और वाया लंदन। लीडरशिप में कैम्बल विल्सन है जो कि सीईओ है एयर इंडिया के। इसी के साथ में हमारे जो नवंबर की न्यूज है वो कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। नवंबर 2025 की सभी न्यूज मैंने कवर कर दी है। पीआईबी वाला सेक्शन आपको पहले दे दिया, बैंकिंग और फाइनेंशियल वाला अभी मिल गया है, एंड इसके अलावा यहाँ पर अब हम लोग हमारे मैराथन्स की तरफ आ जाएंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।